स्वागत है आपका कमाई का अड्डा में। मैं हूं अनुज सिंगल, मेरे साथ मुंबई में हर्षदा और दिल्ली से वीरेंद्र जुड़ते हुए। और मार्केट इस समय डेज लो पर, निफ्टी करीब 10 पॉइंट नीचे, बैंक निफ्टी करीब 437 पॉइंट नीचे, अच्छा खासा दबाव, और मिड कैप इंडेक्स पर खासा दबाव। बात करेंगे पूरी की पूरी मार्केट एक्शन पर अगले 1.5 घंटे में, और बताएंगे आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी इस मार्केट में काम करेगी। हर्षदा, वीरू, हाई, गुड आफ्टरनून। आफ्टरनून अनुज। स्थिति एकदम बिगड़ती हुई, और स्पेशली जिस तरह की हमने एक तेजी की नोट अक्टूबर सीरीज की समाप्ति में देखने को मिली थी, नवंबर बहुत ही डैम स्क्विब निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेट्स होप कि यहाँ से सिचुएशन बेहतर हो। और दरअसल भारतीय बाजार ही नहीं, वैसे अगर आप अमेरिका में भी तस्वीर देखें तो वहां से भी क्यूज थोड़े बहुत नेगेटिव उभर कर आ रहे हैं, तो वो भी दरअसल माहौल को थोड़ा बहुत बदल रहा है और दबाव डाल रहा है। लेकिन हम एक वीकेंड सेशन में उतर रहे, याद रखिएगा। और सवाल यही है फिर ऐसी स्थिति में क्या ये मंदी की पोजीशंस फिर अगले हफ्ते में कैरी होती हुई दिखाई देंगी। हमारे साथ जानकार भी जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लार्जली। लेकिन इस समय अमेरिकी फ्यूचर्स की तरफ से इंडिकेशन यही है कि वहां पर कमजोर शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। 100 पॉइंट नीचे डाउ, तो नैस्डैक 140 अंक नीचे। यूरोपीय बाजारों से भी संकेत खासे अच्छे नहीं, 120 अंकों की गिरावट जर्मनी में, फुट्सी और आपके फ्रांस के बाजार यानी कि कैक में भी हम देख रहे हैं दबाव। तो हम अकेले हैं नहीं इस सेल ऑफ में, लेकिन हाँ प्रेशर तो है अनुज। प्रेशर तो है हर्षदा। देखिए, मैं आज सुबह जो एक हम स्ट्रैटेजी थी हमारी कि नॉर्मली मैं शॉर्ट की एडवाइस नहीं देता हूँ, आज सुबह मेरा क्लियर एक व्यू था कि आज मार्केट में एक शॉर्ट ट्रेड आपके लिए ओपन होगा। 17,850 जहाँ खुले वहाँ, और थोड़ा अगर रैली आती है तो उसमें शॉर्ट करें और 17,850 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। उस ट्रेड ने आपको अच्छे खासा 100 पॉइंट दिया है निफ्टी पर हर्षदा। और बैंक निफ्टी में तो बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट ट्रेड ने आज मेरे ख्याल से कमाल किया, करीब 500 पॉइंट इस समय बैंक निफ्टी ऊपर से तो काफ़ी गिरा है। देखिए, इशू ये है कि सारा का सारा मामला होता है रिस्क रिवॉर्ड का और पोजीशनिंग का। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा केमिकल्स, सुबह सब बात कर रहे थे कि अच्छे नंबर है लेकिन स्टॉक 5% नीचे, वो क्योंकि सारा का सारा मामला यहाँ पर पोजीशनिंग का है। तो इस समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आज एक रिस्क रिवॉर्ड था शॉर्ट का। लेकिन फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूँ, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और अगर आप इस इंडियन मार्केट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो बड़ा पैसा लॉन्ग साइड पे ही बनेगा। बाय ऑन डिप्स की रणनीति है, लेकिन अब उसमें इशू यही है कि कौन से डिप, हर डिप जो है वो क्लासिफाई नहीं होती है बाय के लिए। और स्पेशली सीरीज के पहले दिन जब आपने ऑलरेडी इतनी अच्छी सीरीज को पुट बिहाइंड किया है, नॉर्मली अगर आप खुलते बढ़त के साथ हैं तो वो जो पहले दिन का हाई होता है वो उसके बाद बन जाता है सैक्रोसैंक्ट। तो जो आज का हाई है, अब तेजी होगी अगर आज का हाई क्रॉस होगा तो। उसके अलावा वरना 17,850 के शॉर्ट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडर्स एक शॉर्ट ट्रेड भी ट्राई करेंगे, और बैंक निफ्टी पर भी ट्रेडर्स शॉर्ट ट्रेड ट्राई करेंगे। 17,500 निफ्टी पर जो लोग एंट्री देखना चाहते हैं, फ्रेश एंट्री हर्षदा, 17,500 निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में तो हम काफ़ी करीब हैं उस लेवल के 40,500। ये बेस है अब निफ्टी का और बैंक निफ्टी दोनों का। जो सुबह मैंने बात बोली थी उसका एक कारण भी बताता हूँ। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि इस मार्केट में अब रिटेल भी लॉन्ग है और FII भी लॉन्ग है। हर कोई लॉन्ग है तो फिर मार्केट ऑब्लाइज नहीं करेगा। मार्केट देखिए, मार्केट तभी ऑब्लाइज करता है जब किसी को पेन देना होता है। तो अब इसके लिए इस समय हमको ये देखना है कि FIIs के शॉर्ट पोजीशंस ऐड होंगे या नहीं होंगे। अगर FIIs के शॉर्ट पोजीशन यहाँ से ऐड होंगे, जब हमने स्टार्ट की सीरीज तो 57% लॉन्ग है, तो नई तेजी के लिए शॉर्ट्स का होना जरूरी है। जब शॉर्ट्स होंगे मार्केट में, देखिए मार्केट की कोई फंडामेंटल रैली बहुत ज़्यादा कैश मार्केट बेस नहीं है। मार्केट में काफ़ी हद तक रैली जो है पूरी की पूरी अक्टूबर की रैली शॉर्ट कवरिंग थी। तो इसके लिए आपको एक शॉर्ट पोजीशन होना जरूरी है मार्केट में। और एक चीज़ जो रीज़न है जिससे थोड़ा सा मार्केट नर्वस है, इवेंट्स बहुत ज़्यादा लाइंड अप हैं। आज फ्राइडे है, उसके बाद अगले हफ्ते FOMC की बैठक है, उसके अगले दिन ही MPC की बैठक है। हालांकि MPC की बैठक को नॉन इवेंट माना जा रहा है, लेकिन फिर भी बैठक तो है। और US में मिड टर्म इलेक्शंस हैं। US के मिड टर्म इलेक्शंस काफ़ी मादा रखते हैं मार्केट को दिस वे और दैट वे मूव करने के लिए। तो ये सब इवेंट्स निकल जाने दीजिए। एक बड़ी ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है अक्टूबर में, मार्केट वापस आपको बड़ी ट्रेड देगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जैसे वो मारियो गेम अगर खेला हो आपने तो एक थोड़ा सा एक बार बैक ट्रैक करना पड़ता है वो बड़े पाइप पे चढ़ने के लिए। तो अभी मेरे को लग रहा है कि थोड़ा सा वो टाइम है जिसमें आप थोड़ा सा बैक सीट लें। शॉर्ट ट्रेड में भी देखिए, शॉर्ट ट्रेड आज चल गई, लेकिन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पॉइंट मिल गए। 100 पॉइंट निफ्टी पे, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी पे, ठीक है, वो अगर आपको मिल गया तो उसको ले लें। मंडे को सुबह एक बार फ्रेश भी लेंगे।
फ्रेश व्यू तो लिया जाएगा सोमवार को, लेकिन इस समय जो फ्रेश व्यू लिया जा रहा है वो मारुति पर। मारुति का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखेंगे क्योंकि नतीजे आ चुके हैं। स्टैंड अलोन प्रॉफिट देखिए उम्मीद से बेहतर 2061 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। 1847 करोड़ का अनुमान था तो उससे बेहतर एक बीट है ये नंबर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से। अब आप देखिए रेवेन्यू का आंकड़ा 29,931 करोड़ पर कंपनी ने डिलीवर किया है। 29,590 करोड़ का एक्सपेक्टेशन थी तो लगभग 300-310 करोड़ का बीट देखने को मिल रहा है यहाँ पर रेवेन्यू के पैमाने पर। आपका स्टैंड अलोन एबिटा रफली इन लाइन ही है 2769 करोड़ के करीब, और मार्जिन्स जो है वो ठीक इन लाइन आए हैं 9.2%। तो नतीजे आपके सामने मारुति के जो हाइलाइट्स है वो यही है कि प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में हमने देखा एक अच्छा खासा बीट। ऑपरेशनली जो एक्सपेक्टेशन थी उसी को मीट कर रही है कंपनी, और मार्जिन्स भी 9.2% के आसपास दिखाई दिए हैं। ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा इन मार्जिन्स में जो 4.2% पर थे सेकेंड क्वार्टर पिछले साल। इस साल हम देख रहे हैं नंबर्स अच्छे। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लगभग 2% की तेजी 9,220 के आसपास आ चुका है। यहाँ पर एक तरफा खरीदारी साफ तौर से हर टिक के साथ बनती हुई दिखाई दे रही है। कुछ और डिटेल्स लेकर आएंगे। प्री बुकिंग अच्छी खासी है। नई लॉन्च वाली मॉडल्स को लेकर पेंडिंग कस्टमर ऑर्डर्स करीब 4.12 लाख यूनिट्स के आसपास है। ये भी कंपनी की तरफ से और डिटेल आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नतीजे जाहिर तौर पर काफ़ी बढ़िया। पिछले साल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो लो बेस का पूरा फायदा मिल रहा है और एक्सपेक्टेशन से दरअसल बेहतर ही है ये नंबर्स। एक बस ये चीज़ देखनी होगी कि इसमें कोई अदर इनकम कंपोनेंट तो नहीं है, क्योंकि जो मार्जिन है वो भी ऑलमोस्ट इन लाइन है। बिड्डा भी 2769 करोड़ 2751 का एक्सपेक्टेशन था, तो एबिडा में तो सिर्फ 18 करोड़ की बीट है, लेकिन प्रॉफिट में अच्छी खासी बीट है। तो ये कोई अदर इनकम या वन ऑफ कंपोनेंट है जिसकी वजह से बीट आई है, ये देखना होगा। मारुति का शेयर काफ़ी चल चुका है, इस बात का ध्यान रखिए। मारुति में ऐसा नहीं है कि पोजीशनिंग काफ़ी बेरिश साइड पे। मारुति तो इनफैक्ट काफ़ी अभी 52 वीक हाई के भी काफ़ी करीब था आज था। तो मतलब ये देखना होगा कि ऊपर के लेवल पर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आती है या तो उसके लिए मैं एक बार जरा देखूंगा कि कोई वन ऑफ तो नहीं है। अगर ये प्योर बीट है तो अच्छी बात है, वरना कोई नंबर है मतलब इतना कमाल नहीं है कि यहाँ से मैसिवली रीरेट कर दे नंबर्स को, अनलेस उनकी कमेंट्री ये बोल रही है कि अब ये नंबर्स जो है आगे जाते हुए इतने ही अच्छे रहने वाले हैं अगले 4-5 क्वार्टर में। लेकिन दो चीज़ें देखना चाहूँगा, एक तो कोई अदर इनकम तो नहीं है, और एक कि नंबर्स कितने सस्टेनेबल है। पोजिशनिंग देख लेते हैं मारुति की, जरा मारुति का थोड़ा लंबा चार्ट लेकर आते हैं। ये तो आज का मूव है मारुति का, लेकिन सुबह भी मारुति की पे ही एक्चुअली बात भी हो रही थी कि काफ़ी स्टॉक ने अच्छा मूव दिखाया। 52 वीक हाई के एक्चुअली सिर्फ बस 2.7% दूर है। इस हफ्ते 6% की रैली, इस महीने करीब 4% की रैली, और इस साल करीब 24% की रैली। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉक में कोई बहुत ज़्यादा जगह है। मेरे ख्याल से इस नंबर पर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है शायद। 9200 के आसपास ही समय मंडराता हुआ ये काउंटर। देखते हैं कि कुछ और हाईलाइट्स आते हैं इसके, स्पेशली जो अनुज मेंशन कर रहे हैं कि रेवेन्यू या प्रॉफिटेबिलिटी में जो स्पाइक आया है वो किस वजह से आया है, और कमेंट्री का तो इंतजार रहेगा ही। वीरू, गुड आफ्टरनून। मारुति हमने देख लिया स्क्रीन पर, रिएक्शन भी आ गया, लेकिन बाकी मार्केट का सेटअप आप कैसे पढ़ रहे हैं जब आप ऑप्शंस का डेटा खंगालते हैं? देखिए, थोड़ी स्टॉक स्पेसिफिक समरी यहाँ पर स्क्रीन पे रखूंगा कि एग्जैक्टली आप देखिए जब बाजार हल्का सा हायर लेवल से नीचे आया, किन किन स्टॉक्स में थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, सिर्फ मैं उस पर आप देखिए फोकस करना चाहूँगा। पहले अगर मैं कुछ सेक्टर्स को रखूं, आज पावर स्पेस में थोड़ा बहुत लॉन्ग बिल्डअप विजिबल है, जिसमें पावर ग्रिड एनटीपीसी, ये दो स्टॉक्स ने आज अगेंस्ट ऑल ऑड्स अपनी तरफ ओआई खींचा लॉन्ग साइड पे। ये दो स्टॉक्स में यहाँ मेंशन करना चाहूँगा पावर स्पेस में। उसके बाद आप आइए ऑयल एंड गैस स्पेस, यहाँ पे आज सबसे स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है और शॉर्ट स्क्यूज भी है। ओएनजीसी 4.1%। दरअसल मैं ये डेटा इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये सीरीज का मात्र पहला दिन है। पेट्रोनेट, गेल सब में काफी लॉन्ग विजिबल है, लेकिन स्टार ऑफ द डे रिलायंस इंडस्ट्रीज। हर्षदा, आज यहाँ पे दो चीजें हुई। सुबह खुलते ही साथ ओआई शेड होना शुरू हुआ। मात्र 1.25% के ओआई शेड के बीच में ये स्टॉक डे हाई की डिजेक्टरी में अभी भी ट्रेड कर रहा है। 2512 इंट्राडे हाई रहा, करीब करीब समझ लीजिए 2516 की ट्रेजेक्टरी और 2522 की ट्रेजेक्टरी, और अभी भी डे हाई की डिजेक्टरी में आके ट्रेड कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा आज इसमें ओआई शेड हुआ है, रिलायंस अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़े कॉल राइटर्स जहां जिस स्ट्राइक पे खड़े थे 2500 की स्ट्राइक, आज ये ऑन वेरी फर्स्ट डे उस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े पुट राइटर्स के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। रिलायंस और पेट्रोनेट, ओएनजीसी, गेल, कैपिटल गुड्स में बाइंग विजिबल है।
इसमें कमिंस इंडिया, सिमेंस और स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पर कमिंस 6.7% OI बिल्डअप और सिमेंस में करीब 7.2% बिल्डअप। यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा बिल्डअप है। लेकिन जहाँ तक शॉर्टिंग का सवाल है, आज ज़्यादातर आईटी काउंटर्स में ज़्यादातर आईटी काउंटर्स में निफ्टी आईटी इस वक्त 1% नीचे है। क्लासिकल अगर आप देखें आज जो लास्ट सेशन का क्लोज था उसको हमने छुआ भी नहीं। सीरीज के पहले दिन 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिट्रेस होकर हम आ चुके हैं। 100 डे में से हमारा रिवर्सल और अधिकतर काउंटर्स ने आज आईटी में, चाहे वो लार्ज कैप आईटी हो चाहे वो मिड कैप आईटी हो, हर्षदा आज शॉर्ट विटनेस किया है। हर्षदा इंटरेस्टिंग जो सुबह भी बात हो रही थी हर्षदा की, एक ओल्ड इकोनॉमी वर्सेस लॉन्ग न्यू इकोनॉमी ट्रेड जो क्लियरली प्ले आउट हो रही है मार्केट में। और नैस्डैक का इस साल अगर आप देखें तो यूएस में डाउ जोन्स 12% डाउन है, नैस्डैक 32% डाउन है। जी हाँ। और ये सारे के सारे स्टॉक्स, सुबह आपने चर्चा भी की थी कि किन स्टॉक्स का लॉक इन खुल रहा है, लेकिन लॉक इन खुलने से ऐसा नहीं है कि लॉक इन खुलना ही एक रीज़न है जिसकी वजह से स्टॉक्स गिर रहे हैं, वैसे ही ये स्टॉक्स गिर रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण रहा जो फेसबुक का जो डिक्लाइन है उसको मैं बहुत सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि 25% इतने जायंट कैप स्टॉक का एक दिन में गिरना मतलब आपको कॉशियस करता है थोड़ा सा। और 52 वीक लो अगर निकला निफ्टी आईटी में तो मुझे लग रहा है कि मार्केट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि कई लोग को लग रहा है कि शायद अब वैल्यू जोन में आ गए हैं सारे के सारे स्टॉक्स निफ्टी आईटी के। लेकिन जिन्होंने पिछला आईटी का डिक्लाइन देखा है उनको पता है कि वो एक जब राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट शुरू होता है उसके बाद जो डिस्काउंटिंग होती है इन स्टॉक्स की उस पर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो अभी भी जैसा मेरा एक व्यू रहा है काफी टाइम से कि अभी भी आईटी स्टॉक्स में बॉटम बनना बाकी है। अनुज, इनफैक्ट मैं एक डेटा पढ़ रही थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पिछले 3-4 क्वार्टर्स में हमने देखा है एफआईआईज की बिकवाली टेक्नोलॉजी कंपनीज में एविडेंटली साफ दिखी है। लेकिन अगर आप इसे क्लियरली कंपेयर करें कि पिछले साल से, तो वहां पर आपको आंकड़ा दिखाई देगा कि पिछले साल टेक्नोलॉजी को लेकर एफआईआईज कितने बुलिश थे और अब हमने देखा है कितनी पोजीशंस कटी हैं। सो विप्रो फॉर एन एग्जांपल करीब 3% इनका स्टेक कम हुआ है लास्ट ईयर से इस क्वार्टर तक। एचसीएल टेक में 5.5%, टेक महिंद्रा में करीब 8% तक की बिकवाली, टीसीएस में भी हमने देखा है करीब 2-2.5% तक की बिकवाली एफआईआईज ने की है। और इस सबके बीच एक ही जो डार्लिंग निकल कर आया वो है इन्फोसिस। दैट्स होल्डिंग आउट, क्योंकि वहां पर अभी भी एफआईआईज की अच्छी खासी होल्डिंग है। अब सवाल यही है कि जो एफआईआईज बेच रहे हैं कितना डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अब्सॉर्ब किया और फिर कितना पेन हमें झेलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। देखिए हर्षदा, एक आध स्टॉक इवन यूएस में भी अगर आप देखेंगे तो एप्पल इकलौता शेयर है जो ठीक ठाक कर रहा है और उसके नंबर भी ठीक ठाक रहे हैं। तो हर उस डिक्लाइन में ये जो आपने बात बोली थी ना, मैंने भी कवर किया था, पिछले 12 में से 11 महीने में एफआईआईज ने सेलिंग की है आईटी में, लेकिन उससे पहले जबरदस्त बाइंग थी। और वो जो हमने डेटा प्रेजेंट किया था कि जो निफ्टी आईटी के मल्टीपल्स थे वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए थे। माइंडट्री में 600% की रैली हुई थी। 600% की रैली के बाद अगर स्टॉक 50% गिर भी जाता है तो भी आप 300% की रैली पर बैठे हैं वहाँ पर। और ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टॉक्स, विप्रो हो गया, ये अगर आप 2020 के लेवल से गिनेंगे तो आज की डेट में भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। 2020 के लेवल से निफ्टी आईटी आज भी निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रही है। इट्स जस्ट कि हमारी आदत होती है हाई से देखने की। हाई से काफी गिरे हैं, ऑब्वियसली हाई से काफी गिरे हैं, क्योंकि लो से निफ्टी आईटी इंडेक्स ट्रिपल हो गया था। इंडेक्स ट्रिपल हो गया था, फॉरगेट अबाउट इंडिविजुअल स्टॉक, इंडेक्स ट्रिपल हो गया था। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिक्लाइन है यहाँ पर। चलिए, हमारे जानकारों से पूछेंगे क्या रणनीति होनी चाहिए, लेकिन कुछ और स्टॉक्स आपको दिखा देते हैं जहां पर एक्शन देखने को मिला है। वीरू ने डेफिनेटली कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ है, अगर आरआईएल नहीं होता भारतीय बाजारों में और शायद बिकवाली का दबाव बनता दिखाई देता। तो ट्रेंडिंग काउंटर्स में अनडाउटेडली रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ, इसके अलावा पावरग्रिड, पेट्रोनेट, सिंजीन जैसे काउंटर्स। इनफैक्ट आपको अपोलो हॉस्पिटल पर भी नजरें रखनी चाहिए, क्योंकि वो भी आज निफ्टी में डिसेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सेल साइड की पोजीशंस भी अब एक्टिव होती हुई दिखाई दे रही हैं इस मार्केट में। तो नतीजे देखिए, टाटा स्टील को क्या आएंगे सोमवार को। आज वैसे भी मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस लगभग 3% का ड्रैग टाटा स्टील में देखने को मिला है। हिंडाल्को 2.5% नीचे, एसबीआई कार्ड नंबर्स में निराशा और वो स्टॉक पिटता हुआ, और टाटा केमिकल्स जिसकी हम बात भी कर रहे थे। नतीजे वैसे इतने कुछ खराब नहीं, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर शॉर्ट की पोजीशंस आती हुई या फिर प्रॉफिट बुकिंग होती हुई साफ दिखाई दी है। यह है फिलहाल आपके लिए अब तक की तस्वीर मार्केट की, लेकिन हमारे जानकार अब आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए। तो पैनल को करते हैं इंट्रोड्यूस। हमारा साथ दे रहे हैं फंडामेंटल्स पर
राजेश अग्रवाल। आगे कार्यक्रम में हेमांग जानी को भी जोड़ेंगे, लेकिन टेक्निकल कॉल्स के लिए प्रकाश काबा, शिल्पा रावत, समित चौहान, मानस जायसवाल और कविता जैन सब तैयार है, जो आपको बताएंगे आपका ट्रेड। 4 का चौका 2:40 पर आएगा। सस्ता ऑप्शन शिल्पा रावत देंगी, तो एफनो सुपरस्टार समित चौहान। चार्ट का चमत्कार में बात करेंगे मानस जायसवाल से, और मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल के जिम्मे। आज ऑफ कोर्स नंबर्स पर भी नजरें रहेंगी। LNT और NTPC अगले हफ्ते इन स्टॉक्स पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और ऑफ कोर्स ग्लोबल हेल्थ के IPO पर कंपनी के MD नरेश त्रेहान और ग्रुप CEO पंकज साहनी, मेदांता का इशू दरअसल मार्केट में आ रहा है, उस पर कंपनी के मैनेजमेंट से भी चर्चा होगी। तो खूब सारा एक्शन। स्पीच एक बार फिर मारुति आपकी स्क्रीन पर 2-2.25% ऊपर। डिटेल्स आना बाकी है, लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर कंपनी की तरफ से जो बयान आ रहा है वो ये कह रहा है कि कंफर्ट अच्छा खासा देखने को मिला है। रॉ मटेरियल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स जो पिछले साल 80% के आसपास थे, उसमें 4% की गिरावट देखने को मिली है। ये 76.5% के आसपास आए हैं, तो वो प्ले आउट होता हुआ स्टॉक में। चलिए जानकारों को जोड़ते हैं। गावा साहब, गुड आफ्टरनून। बताइए इस समय का ट्रेडिंग आइडिया क्या है? गुड आफ्टरनून टू यू। आइडिया है शॉर्टिंग आइडिया, वो भी सॉफ्टवेयर कंपनी से, IT कंपनी से। स्टॉक है एम्फेसिस। एम्फेसिस ने लगातार 3-4 दिन से गिरावट देख रहे हैं, ये एक्सेलरेट हो सकती है। एम्फेसिस ट्रेड करा है 1931 में, मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 1950 का, और टारगेट करीब 1900 के आसपास हो सकते हैं। एक लॉजिकल स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 1900, लेकिन स्ट्रक्चरली वीक है एम्फेसिस। शॉर्टिंग की आइडिया एम्फेसिस। ओके, शॉर्ट करिए एम्फेसिस पर। एम्फेसिस काफ़ी वीक रहा है, इनफैक्ट इसके नंबर्स के बाद तो ये काफ़ी गिरा था, और मेरे ख्याल से 52 वीक लो के काफ़ी करीब है ये स्टॉक ऑलरेडी। अगर 52 वीक हाई पर नहीं है तो मेरे ख्याल से काफ़ी क्लोज होगा उसके 52 वीक हाई 52 वीक लोज के। एम्फेसिस का शेयर सारी की सारी मिड कैप IT पॉकेट में इस समय आप डिक्लाइन देख रहे हैं। देखिए 1961 का लो प्रीवियस था 27 तारीख को, और आज का जो लो है वो ऑब्वियसली नया 52 वीक लो हो गया। तो ये सबसे वीक स्टॉक है मिड कैप IT में। सबसे स्ट्रांग था, अब सबसे वीक हो गया। नॉर्मली यही ट्रेंड होता है मार्केट में। अब एक बार राजेश जी को लेकर आइए। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। एक बार आपकी पिक लें, उससे पहले जरा मारुति पर व्यू दीजिए। ये नंबर्स आपने देखे होंगे मारुति के। स्टॉक 52 वीक हाई के काफ़ी करीब आ गया है, लेकिन एक इन जनरल हमने काफ़ी री रेटिंग देखी है मारुति की पिछले 6 महीने में। आपको लग रहा है कि ये कंटिन्यू करेगी यहाँ से भी? देखिए, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि ऊपर के लेवल्स पे रिजल्ट्स के बाद अक्सर हमने देखा है कि थोड़ी मुनाफा वसूली होते हुए। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करूँ, किसी को पोजिशनल लेना हो या डिलीवरी लेना हो 1.5-1.5 साल के नज़रिए से, तो मैं समझता हूँ कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। एक तो नंबर्स आप देखेंगे तो सारे पे बीट आए, चाहे वो रेवेन्यू हो, चाहे बिट्टा हो, मार्जिन्स हो। बॉटम लाइन हालांकि थोड़ी बढ़ी हुई नज़र आई है, देखना पड़ेगा अदर इनकम आता है या नहीं आता है, बट अदर पैरामीटर्स में सब में बीट आई है। रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हुए थे, उनका मुनाफा इनको मिलने वाला है। पिछले साल की इस तिमाही में अगर आपको, तो उस टाइम में लॉजिस्टिक इश्यूज थे, कुछ दिक्कतें सेमीकंडक्टर्स वगैरह को लेके थी, उनका एक जंप मिला है इन्हें छोटे बेस का। और सबसे बड़ी बात, जो ग्रैंड विटारा और न्यू ब्रीजा लॉन्च हुई, वो बहुत अच्छी तरीक़ा से मार्केट ने लिया है। और इस तिमाही में अगर हम देखें तो ये दिवाली, दुर्गा पूजा और अब नवंबर में शादियों का सीज़न, ये सारे इस क्वार्टर के नंबर को और बेहतर बनाते हुए नज़र आएंगे। बुकिंग्स बहुत तेज़ी से चल रही है, तो हमारी तो राय यही रहेगी, कोई गिरावट आती है और लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उन्हें खरीदारी करनी चाहिए। बट मीनवाइल अगर आप देखें मारुति को, आई मीन पोस्ट नंबर्स क्या गजब का स्विंग आया है। और एक बार जरा प्लीज़ मारुति का OI बिल्डअप लेके आइएगा। अब करीब करीब 9265। दरअसल जैसे ही नंबर्स आए थे, हर्ष और अनुज डिस्कशन कर रहे थे, मैं इनफैक्ट एक चीज़ यहाँ पे डिटरमाइन करके बैठा था निकाल के। 26 सितंबर, दरअसल सितंबर सीरीज़ के जब रोल ओवर स्टार्ट हुए थे, सीरीज़ एक्सपायर हो रही थी, उसी वक्त एक दिन ब्रेकडाउन आया था इस स्टॉक में 26 सितंबर। उस कैंडल का जो हाई था वो था करीब करीब 9268 एग्जैक्टली। अगर आप देखें अब करीब करीब 9255 पे ट्रेड करता हुआ, आई मीन 9268 ये लेवल। इनफैक्ट देखिए, बात करते करते स्पॉट में वो 9268 का लेवल आ गया। आई थिंक वो कैंडल और उसका हाई कटना, आई मीन लॉन्ग्स को अगर आप देखें थोड़ा प्रमोट करेगा, और शॉर्ट होल्डर्स को थोड़ा सा अगर आप देखें इस पर आई थिंक दबाव डालेगा। हमारे साथ अब इस वक्त मानस भी मौजूद है। मानस, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मानस, आपका कन्विक्शन कॉल इस वक्त का बताइए, क्या होगा, क्या चीज करेंगे आप?
को अनम्यूट कीजिए प्लीज। मानस अपने आप को, हेलो मेरे ख्याल से मानस, जी जी सन फार्मा सन फार्मा एडवांस की मैं बात कर रहा हूँ स्पार्क की, जहां पर 240 242 पे लगातार स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, लेकिन वीरेंद्र जी आज सन फार्मा एडवांस ने 242 के लेवल्स को ब्रीच किया है, अपने 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लेना चाहिए जहां आपके स्टॉप लॉसेस 242 के रहेंगे और टारगेट 260 के रहेंगे। देखिए मारुति की जो अब इस समय एक ट्रेजेक्ट्री बन रही है उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि वो कह रहे हैं कि जो उनके पेंडिंग कस्टमर ऑर्डर्स हैं वो करीब करीब 4.1 लाख यूनिट्स के हैं, जिसमें से 1.3 लाख प्री बुकिंग्स जो रिसेंटली लॉन्च मॉडल्स हैं उनके लिए आ रहे हैं। जो उनकी रिसेंटली लॉन्च जो विटारा शायद उसकी बात हो रही है यहाँ पर, काफ़ी अच्छी कार है वैसे वो, बाय द वे काफ़ी टाइम के बाद मारुति से एक इतनी गुड लुकिंग कार आपको देखने को मिल रही है। दूसरा, अगर आप इसकी मार्जिन ट्रेजेक्ट्री को देखें तो ये जो मार्जिन है ये अब 7 क्वार्टर हाई पर है। लास्ट टाइम मारुति ने ये मार्जिन दिखाए थे Q3 FY21 में, और उसके बाद अब Q2 FY23 में जाके 9.25%। उससे पहले Q2 FY21 में था उनका 10% प्लस मार्जिन, लेकिन उसके बाद अब 7 क्वार्टर हाई पर मार्जिन इस समय, इसके लिए यहाँ पर ये एक स्टॉक में अच्छा खासा आप तेज़ी देख रहे हैं। प्रकाश गाबा जी, ज़रा एक बार आप भी टेक्निकल व्यू दीजिए इस पर। ऑल टाइम हाई के करीब, टेक्निकल एनालिस्ट को नॉर्मली पसंद आता है कि स्टॉक ऑल टाइम हाई 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई तो उसका मेरे ख्याल से 10,000 के करीब था, लेकिन 52 वीक हाई के करीब क्या व्यू होगा स्टॉक पर? इनफैक्ट आज सुबह हमने बात की थी, कल भी दिया था, मारुति का जो टारगेट था 9,200 अचीव हो चुका, अब 9,250 पे ट्रेड कर रहा है। अब नेक्स्ट लॉजिकल टारगेट होगा 9,400 फिर 9,500। मुझे लगता है एक बार ये जा रहा है हायर जोन टू टच मैजिकल 10,000 फिगर, मैटर ऑफ टाइम, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव, और एक बाई सिग्नल आज जनरेट होगा। अगर यहीं पर भी एक क्लोज मिल जाता है 9,250 के आसपास, तो एक बाई सिग्नल जनरेट होगा ऑन द डेली टाइम फ्रेम, जो करीब और हायर मूव देखेंगे मारुति में। तो मुझे तो मारुति अच्छा लगता है। एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, और 9450 इसका 52 हफ्तों का हाईएस्ट था, और ठीक उसी ट्रैजेक्टरी में स्टॉक जा रहा है, कावा साहब का मानना है। तो तेजी की राय यहाँ पर 200 रुपए की बढ़त। शिल्पा रावत, आफ्टरनून, बताइए आपका इस समय का कन्विक्शन ट्रेड। गुड आफ्टरनून। मेरा कन्विक्शन ट्रेड है रिलायंस में सुबह से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और काफ़ी दिनों के बाद रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप है जो बहुत ही अपीलिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2526 चल रहा है, यहाँ पे बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस होना चाहिए 2490। टारगेट्स जो आपको मिलेंगे वो हो जाएगा 2580 से 2620 तक। 580 से 2620। ये फिलहाल बात हुई रिलायंस की, और क्योंकि रिलायंस का जिक्र हुआ है तो याद रखिएगा नेटवर्क 18 और टीवी 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है। तो आप चाहें तो एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से भी निवेश की सलाह लें आरआईएल में कोई ट्रेड लेने से पहले। कविता जी, आपकी बारी, आपका ट्रेड। हाय, गुड आफ्टरनून हाजदा जी, अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स में इज लाइक लास्ट वीक हमने कमिंस में एक बहुत अच्छे मूव देखे, इवन सिमेंस में भी अच्छे मूव्स बनते हुए दिखे, बट समहाउ मुझे लगता है देयर लाइक सर्टेन स्कोप इन सिमेंस इटसेल्फ। आज अगर हम देखें तो करीबन 7-8% का ओआई बिल्टअप देखा है सिमेंस में। तो ये जो गिरावट आई है, अनटिल एंड अनलेस ये काउंटर 2845 के लेवल्स को होल्ड किए हुआ है, मुझे लगता है 2880 के आसपास अगर मिलता है तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बनते हुए दिखेगा। तो 2860 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 2880 के आसपास मिलता है वहां बाय करें। ऊपर में मुझे लगता है 2935 2945 के टारगेट्स के लिए सिमेंस को चेज करना चाहिए। बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटजी। बाय ऑन डिप्स शुड बी द स्ट्रेटजी। और एक बार चार्ट लेकर आइए जरा बलरामपुर चीनी का। इस हफ्ते 10% नीचे और अपने 52 वीक हाई से 40% नीचे। कई लोग ने बात की थी कि शायद शुगर अब सिक्लिकल नहीं है और यहाँ पर अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। मेरा खैर कभी ऐसा मानना नहीं रहा है, मेरा हमेशा मानना रहा है कि सिक्लिकल है, और इस समय अब 52 वीक लो के काफ़ी करीब आ गया ये स्टॉक। 299 52 वीक लो था इसका, और ऐसे स्टॉक जिनका 52 वीक लो एग्जैक्टली 52 हफ्ते पहले हो, वो आपको दर्शाता है कि स्टॉक में कितनी वीकनेस है। राजेश जी, आपका कॉल रह गया है, किस स्टॉक पर नजर है आपकी?
देखिए, हम टाइटन के साथ जाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो जो दूसरी तिमाही के बिजनेस अपडेट आए थे वो बहुत शानदार आए। 18% के आसपास सेल्स ग्रोथ देखी गई, खास करके वॉचेस में 20% के आसपास की ग्रोथ है। इवन आईवेयर में अच्छी बढ़त है। तनेरिया जो इनका नया ब्रांड लॉन्च हुआ है साड़ीज़ में, वो इन्होंने कई शहरों में नए स्टोर्स खोले हैं। इस तिमाही में अगर आप देखें तो टोटल स्टोर्स ओपन 125 के आसपास है, और मुझे लगता है कि नंबर्स इस तिमाही में तो अच्छे आएंगे ही, अगली तिमाही में भी। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले मारुति के लिए कहा था कि त्योहारी सीजन को लेकर के और शादियों के सीजन को लेकर के वहाँ भी नंबर्स बहुत बेहतर होते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि टाइटन पे नज़र रखनी चाहिए। छोटी अवधि की बात करूँ तो मैं समझता हूँ 2800 साढ़े 2800 तक जा सकता है, बट लंबी अवधि में हमारा अनुमान है कि ये 3200 तक जा सकता है। तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह रहेगी। ओके, खरीदारी की सलाह रहेगी टाइटन पर। इनफैक्ट टाइटन का आज का जो हाई है वो 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। 2768 इसका 52 वीक हाई है, और आज का हाई 2735। देखिए 21 मार्च 2022 को इसने वो 52 वीक हाई लगाया था। राजेश जी, एक बात हो रही थी, मैं बलरामपुर चीनी का जिक्र कर रहा था। आपने स्टडी किया है स्टॉक को, और कोई व्यू होगा इस स्टॉक पर इस लेवल पर? देखिए, जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी कमजोरी हो सकती है। कई तरीके के लॉन्ग पोजीशंस बने थे इथेनॉल की स्टोरी को लेकर के, या इनके शुगर प्ले हो करके, बट जैसा कि आप बता रहे थे कि कमोडिटी प्ले ही होता है, और ये कमोडिटी का साइकिल है। मुझे लगता है अभी डाउन ट्रेंड में है, न केवल ये बल्कि दूसरी कंपनियां भी। तो इस वक्त थोड़ा सा दूर रहने की सलाह रहेगी। तो एक डाउन टर्न यहाँ पर क्लियरली स्क्रीन पर एविडेंट है। कुछ देर पहले एक और चीनी कंपनी के नंबर्स आए थे और उसमें प्रेशर देखने को मिल रहा था। उसके बाद हम देख रहे हैं पोजीशंस यहाँ पर और भी कटती हुई दिखाई दे रही, लेकिन क्लियरली एक वीक विकेट पर ये स्टॉक। लेकिन एक स्टॉक जिसमें अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स करीब 3% का उछाल आज के सेशन में, और सिर्फ अपोलो ही नहीं, अगर आप दूसरे हॉस्पिटल काउंटर्स को भी ध्यान में रखें, मिसाल के तौर पर नारायण हृदयालय जो करीब आज 5-5.5% तक की तेजी दिखा चुका है, एक मोमेंटम देखने को मिला है। पहले इस पर एक टेक चेक मानस, स्पेशली अपोलो की तरफ से क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं बताइएगा, क्योंकि जो लास्ट अपडेटेड फिगर्स थी कंपनियों की तरफ से वो यही इंडिकेट ये कर रहा था। एक रिपोर्ट भी मैं पढ़ रही थी कि जो दिग्गज और साइजेबल ब्रांड वाले हॉस्पिटल्स हैं उनका पोस्ट कोविड बिजनेस रिकवरी एक अच्छा खासा पिकअप दिखा रहा है वर्सेस द स्मॉलर हॉस्पिटल्स। वो शायद प्ले आउट हो चुका है प्राइस में, लेकिन ये फिर से जो मोमेंटम आया है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? देखिए, पिछले अगर हम 2 मंथ की बात करें हर्षिता जी, तो कोशिश बहुत बार हुई कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक फिसले, लेकिन कभी भी ये 200 मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। और अब जब 4500 रुपए का एक रेजिस्टेंस स्टॉक ने ब्रीच किया है, मेरा समझना है कि अब जो नए टारगेट होंगे वो 4725 के होंगे। तो एक ब्रेकआउट केस है जहां पर आपको बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 4480 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए। सबसे पहला टारगेट 4725 का रहेगा। अपोलो हॉस्पिटल्स आपके स्क्रीन पे आज इनफैक्ट 12 बजे शिवांगी शारदा ने, अगर आप देखें, इसकी 4600 की कॉल पे अपना कन्विक्शन जाहिर किया भी था, वो बाय कॉल दी गई थी, और स्टॉक अगर आप देखें अभी भी करीब 4556 पे ट्रेड करता हुआ। मारुति 19305 9305 का हाई लगा के आ चुका है, अच्छा स्विंग पोस्ट नंबर्स देता हुआ। एक दो स्टॉक्स और आपकी स्क्रीन पे रखेंगे जहां पे मूव अच्छा आ रहा है। देखिए, पावर ग्रिड 226.35, और ये मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। मानस ये तो हम 2-3 दिन से देख रहे हैं। पावर स्पेस में पावर ग्रिड, एनटीपीसी, पीएफसी मूव आ रहे हैं इनमें, और पावर ग्रिड अब आपका 226 पर क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से बाहर निकला है। ओआई एडिशंस लेके आए डायरेक्टर साहब प्लीज। आज सेशन के मतलब सीरीज के पहले दिन अपना ओआई इसने रजिस्टर किया है। मैंने इनफैक्ट शुरुआती समरी में इसका जिक्र किया भी था। माइनस 226 हल्की सी ये जो स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है इससे बाहर निकलता हुआ। मई की स्ट्रेंथ को हमने, आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरीके से खेला था। फिर एक स्विंग मिला हमें अगस्त में। इस स्विंग में आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगे मानस? तो देखिए, अगर पार्टिसिपेट करना था तो कल ही करना था जब 220-222 के लेवल्स ब्रीच हुए थे, और उसके जो एक बिल्कुल शॉर्ट टर्म के टारगेट थे वो 230 के आसपास के आते थे, वो जो कि मेरे हिसाब से अचीव हो चुके हैं, क्योंकि आज का हाई 229 का है। देखिए, आप एक पॉइंट ये है कि स्टॉक एक बार 230 रुपए के ऊपर निकले, इसमें कोई शक नहीं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन अब एक आपको क्रैश ब्रेकआउट का इंतजार करना पड़ेगा। 230 के ऊपर निकलेगा तो जो नया टारगेट होगा वो पहले तो 238 का रहेगा, और उसके ऊपर निकला तो 244 तक के भाव देखने को मिलेंगे। तो ट्रेंड पॉजिटिव है,
लेकिन आप ब्रेकआउट का इंतजार करिए। अब नई खरीदारी 230 रुपए के ऊपर करेंगे, 226 रुपए की स्टॉप लॉस के साथ। ओके, मार्केट में हल्की सी बाइंग वापस आते हुए निफ्टी अब करीब 18 पॉइंट ग्रीन में और बैंक निफ्टी भी नीचे से थोड़ा रिकवर हुआ है। दोनों एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक अभी भी रेड में है, लेकिन थोड़ा सा इंट्राडे लो से एसबीआई में करीब 0.5% और आईसीआईसीआई बैंक में करीब 0.4% की रिकवरी है, जिसकी वजह से ये जो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे था, अब ये 330 पॉइंट नीचे है। लेकिन स्टॉक ऑफ द मोमेंट अभी भी मारुति बना हुआ है 3% ऊपर, 9300 ऑलमोस्ट, 9451 इसका 52 वीक हाई है, ध्यान रखिएगा। तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी आप इस समय इस स्टॉक में देख रहे हैं। एक तो और स्टॉक देख लेते हैं, पीएनबी का स्टॉक लेकर आते हैं। पीएनबी पे सुबह भी बात हुई थी, काफ़ी स्टॉक ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। इस महीने 19% की रैली पीएनबी में आपने देखी है और कैनरा बैंक 26% ऊपर है इस मंथ। तो वापस एक हल्की सी अपटेक इस समय पीएनबी में आती हुई। राजेश, आप पीएसयू बैंकों की इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आप ऑलमोस्ट कंसेंसस कॉल है, दिवाली वाले दिन में बात हो रही थी, मुहूर्त वाले दिन भी, तो सबकी नंबर 1 पिक थी एसबीआई। कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद एक ओवर क्राउडेड ट्रेड हो रही है ये, या फिर अभी भी यहाँ पर अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड है? देखिए, अगर चॉइस दी जाए तो मैं प्राइवेट सेक्टर बैंक के साथ ही जाना चाहूँगा, बट चूंकि चर्चा पीएसयू बैंक की हो रही है तो मैं कहूँगा कि अगर आप देखो तो पिछले 2-3 सालों में बैलेंस शीट क्लीन अप कह लीजिए या एनसीएलटी के केसेस से जो इनके रिकवरी हो रही है वो कह लीजिए, या इनकी जो रिकवरी की स्पीड है वो बेहतर होती हुई नज़र आई। प्राइस सभी में मार्जिन्स बेहतर हुए हैं, एनआईएम सुधरे हैं, एसेट क्वालिटी में सुधार आया है। लेकिन इसके बावजूद मैंने कई बार आपके चैनल पे भी चर्चा करी है कि अगर जाना हो तो सिर्फ 3 ही बैंक इस क्षेत्र में अच्छे लगते हैं। पहला एसबीआई कंसेंसस कॉल है, लेकिन अगर किसी को सेकंड रैंक में आना हो तो बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक, ये 2 बैंक है जो इतनी बढ़त के बावजूद भी मुझे लगता है कि अगर कोई लेकर के बैठता है 2 क्वार्टर 3 क्वार्टर तो यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है। इसके अलावा जो छोटे छोटे बैंक है, पीएनबी, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उससे एक बार दूर रहने की सलाह दूंगा। छोटे बैंकों से दूर रहें, लेकिन निजी कंपनियों पर ज्यादा भरोसा है इस समय राजेश अग्रवाल का। इस बीच समित चौहान हमारे साथ जुड़ गए। समित, आफ्टरनून। थोड़ी सी ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली जरूर हुई है, लेकिन निफ्टी अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में टिका हुआ है। इस घंटे क्या ट्रेड लेंगे? देखिए, यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक सिंजिन हमें काफी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये काफी टाइम से ऑफ रहा है और अभी जैसे उसकी लास्ट 2 हफ्ते की उसकी प्राइस एक्शन है, इंपॉर्टेंटली वॉल्यूम के साथ हो रही है, वो काफी ज्यादा यहाँ पे एनकरेजिंग लग रही है। और यहाँ से ये स्टॉक क्लियरली प्रिपेयर्ड है 635 640 एटलीस्ट आने वाले एक आध हफ्ते में ये छू सकता है। तो यहाँ पे सिंजिन हमें अच्छा लग रहा है। 598 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग किया सकता है, जब जो टारगेट्स होंगे वो लगभग 635 640 के टारगेट्स रहेंगे। 635 640 एक वजह सिंजिन का 1 साल का चार्ट लेकर आते हैं जरा। यहाँ पे जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स आए वो एक्सपायरी वीक में आए थे और उसके बाद क्या कुछ बदला है, क्योंकि ये एक स्टॉक जो है काफ़ी ज़बरदस्त बेयर मार्केट में था और ये जो आप देखेंगे ये पिछला लास्ट के 2-3 बार आप देख रहे हैं 527 से 520 के करीब से इसने एक रैली स्टार्ट की थी और वहाँ से इसने ज़बरदस्त मूव दिखाया। इनफैक्ट 52 वीक लो इसका जस्ट 10 दिन पहले बना था और जिस रफ्तार से अब ये बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है कि 52 वीक हाई शायद बहुत जल्दी बना देगा। तो मतलब बहुत कम ऐसा होता है कि स्टॉक एकदम से टर्न अराउंड होते हैं 52 वीक लो से 52 वीक हाई की तरफ, बट सिंजीन एक ऐसा स्टॉक है जो वो मूव दिखा रहा है। समित, बायोकॉन में भी सिमिलर पैटर्न है या वो ओके चलिए समित है नहीं भी हमारे साथ, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव इस समय सिंजीन में आता हुआ। वीरू, आपने कोई स्टॉक स्पॉट किया है? बस अनुज, मैं इनफैक्ट ये मेंशन कर रहा था कि इनफैक्ट समय जुड़ा था कि रिलायंस डे हाई पर आ गया 2520। अभी कुछ देर पहले अगर आप देखें इंट्राडे में इसके स्पॉट ने 2523 का अगर आप देखें तो एक हाई लगाया। समित, बहुत संक्षेप में आप रिलायंस पे आज उसके मूव पर अपने क्लाइंट्स को कोई व्यू दिया है क्या? मुझे याद है किसी भी सीरीज़ के कमेंसमेंट में अगर रिलायंस फर्स्ट ऐसा मैसेज देता है तो वो उस सीरीज़ में परसिस्ट करता है। ऐसा आपको याद हुआ होगा, मार्च की सीरीज़ में हुआ था एग्जैक्टली। अगर आप देखें 4 मार्च को इसने एक स्विंग दिया था, उसके बाद आप देखिए तो मई की सीरीज़ में ये हुआ था एग्जैक्टली, जुलाई की सीरीज़ के बिगिनिंग में भी ऐसे ही हुआ था एग्जैक्टली, और इस बार ये चीज़ एग्जैक्टली नवंबर के बिगिनिंग में हुई। आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स को राय क्या दी है और कोई ऑप्शन और फ्यूचर कॉल और टारगेट्स क्या हैं आप लोगों के?
देखिए सुबह ही हमने रिलायंस का लगभग 10 के आसपास एक 2500 का कॉल ऑप्शन हमने बाय करने की सलाह दी थी हमारे क्लाइंट्स को, वो अभी भी एक्टिव है। 67 के आसपास था ये 2500 का कॉल ऑप्शन, अभी लगभग 83-84 के आसपास है। हम अभी भी इसको एक्टिव रख रहे हैं और हमें लगता है कि काफी दिनों से जो एक लोअर एंड के आसपास रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा था, एक कंसोलिडेट कर रहा था, वो कंसोलिडेशन से बाहर आने के यहाँ पे इंडिकेशन दिख रहे हैं। तो इसलिए हम रिलायंस यहाँ से हमें लग रहा है कि एटलीस्ट ये 2570 से लेके 2600 के लेवल्स प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ में ये छू सकता है। तो ये ऑप्शन हम अभी मेंटेन रखेंगे जिसमें 117 का टारगेट होगा। तो 2500 की कॉल लेने की सलाह यहाँ पर समित की तरफ से आती हुई, वाकई में मोमेंटम इसी काउंटर में, लेकिन डिस्क्लोजर भी आपकी स्क्रीन पर एक बार फिर आ जाएगा। आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से बात जरूर करें रिलायंस इंडस्ट्रीज में ट्रेड लेने से पहले। चलिए इस बीच हेमांग जानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमांग, आफ्टरनून। नई सीरीज की शुरुआत एक थोड़े से सोम्बर नोट पर होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ खास एक्सपेक्टेशंस है क्या नवंबर के महीने से? कंसिडरिंग अक्टूबर ने एक डिसेंट परफॉर्मेंस दिखाया, nearly 5% ऑन द इंडेक्स, व्हिच इज नॉट बैड, स्पेशली जिस तरह की ग्लोबल वॉलेटिलिटी में हम इस समय उतर चुके हैं। अनुज जो डेटा सामने रख रहे थे कि एक इवेंट हैवी महीना होने वाला है ये, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस समय? कितना, अगर कैश में बैठे हैं तो कितना एलोकेट करेंगे, कितना होल्ड करेंगे? गुड आफ्टरनून। आई थिंक जिस तरह के नतीजे हम देख रहे हैं तो वो हमें डेफिनेटली एक पॉजिटिव ट्रेंड के बारे में थोड़ा और हमारा जो कन्विक्शन है वो मजबूत हो रहा है और हमें लगता है कि एक पॉजिटिव रह के ही काम करना चाहिए, क्योंकि बाय एंड लार्ज कुछ सेक्टर्स को छोड़ के अगर आप देखें तो जो अर्निंग्स है वो भी पॉजिटिव है और जो मैनेजमेंट बता रही है अगले एक साल के लिए या कुछ क्वार्टर्स के लिए, वो भी गाइडेंस या जो इंडिकेशन है वो भी काफी पॉजिटिव आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में एक पॉजिटिव व्यू लेके ही चलना चाहिए, क्योंकि फ्लोज मुझे लगता है कि ये इवेंट जो है उस पर थोड़े हद तक निर्भर कर सकते हैं, एफआईआई फ्लोज, बट अदर देन दैट जो डोमेस्टिक की फैक्टर्स है, अर्निंग्स या जो ओवरऑल एक इकोनॉमी के अंदर जो माहौल है वो हमें दिखा रहा है कि काफी पॉजिटिव है। ओके, देखिए मारुति वापस डे हाई पर और हल्की सी भी प्रॉफिट टेकिंग का कोई चांस ही नहीं इसमें, और वापस 93.58 फ्यूचर्स में और 93.23 स्पॉट में करीब करीब 3.1% ऊपर। एक और स्टॉक लेकर आते हैं मैक्स फाइनेंशियल का। मैक्स काफ़ी वॉलेटाइल रहा है एक्चुअली रिसेंटली। एक्सिस की डील सेकेंड पार्ट उसका होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर काफ़ी अटकलें लगती रही हैं, लेकिन इस समय स्टॉक में अच्छी खासी आप रैली देख रहे हैं, करीब करीब 3.5% ऊपर इस समय स्टॉक चल रहा है। हेमांग, कोई व्यू आपका इस पर, मैक्स फाइनेंशियल पर? मैक्स फाइनेंशियल्स में अभी जो रिसेंटली जो एक पेनल्टी रिलेटेड जो न्यूज आई थी वो थोड़ी नेगेटिव थी, और जो जो न्यू प्रीमियम वगैरह भी जो आते हैं उसमें थोड़ा सा परफॉर्मेंस ओकेश था। एसबीआई लाइफ और जो आईसीआईसीआई प्रू है उनके नतीजे और जो न्यू प्रीमियम ग्रोथ है वो रिलेटिवली बेटर थी। तो अगर इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर कुछ करना होगा तो मैं समझता हूँ कि एसबीआई लाइफ जो है वो रिलेटिवली बेटर प्ले है फॉर बेटर ग्रोथ एंड मच चीपर वैल्यूएशन। एक ऑल्टरनेट पोजीशन की बात कर रहे हैं जो एसबीआई लाइफ में रहेगी, लेकिन मारुति, एक बार इस पर आपकी फंडामेंटल टेक क्या होगी नंबर्स के मद्देनजर हेमांग? क्योंकि हर टिक के स्टॉक का ऊपर भाग रहा है और जो स्टॉक 25% तक के रिटर्न्स ईयर टू डेट दे चुका है, क्या आपको लग रहा है और डिलीवर करने के लिए इसमें है? तो इसमें दो बातें मैं शेयर करना चाहूंगा। एक तो ये कि जो नतीजे आए हैं वो तो डेफिनेटली अच्छे हैं, जो कंसेंसस एक्सपेक्टेशंस थे उससे बेटर है, पर उसमें जो अदर इनकम कंपोनेंट है वो थोड़ा ज्यादा है। तो जो पैट का बीट है वो ज्यादातर अदर इनकम के कारण है। दूसरा ये है कि हमने एक ये फेस्टिव सीजन का थोड़ा सा ग्राउंड चेक, चैनल चेक किया था, तो उसमें पैसेंजर व्हीकल्स के अंदर लगभग 15 to 20% की ग्रोथ इंडिकेशन हमें आ रहा है कि वो रजिस्टर हुई है। तो डेफिनेटली ये पॉजिटिव है और डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन के अंदर ओवरऑल जो मोमेंटम है वो काफी अच्छा है, तो उसका फायदा मारुति को पहुंच सकता है। मारुति अब इस वक्त आपकी स्क्रीन पे डे हाई की ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ, और इस दौर का हाईएस्ट क्लस्टर 9440 के आसपास है। आई मीन 9357 आ चुका है। हेमांग जी, एक और चीज़, एक स्पेस जिसमें एक ज़माने बाद बाजार इंटरेस्ट दिखा रहा है। आई मीन जस्ट पुटिंग इंस्टेंस, आई मीन दो स्पेस, आई मीन डायग्नोस्टिक स्टॉक्स, आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखिए, मेट्रोपोलिस को देखिए, और उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बाजार
अपोलो पे दिखा रहा है इस वक्त, और अपोलो में ये कॉन्फिडेंस काफ़ी समय बाद, मेरे ख्याल से इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था दिसंबर 2021 में, और उसके बाद से एक डाउन ट्रेंड शुरू हुआ। मीनवेल एक लो लगाया इसने करीब 3400 का, राइट नाउ एट 4558। अभी इस प्राइस में अपोलो को चेस करना चाहिए क्या? आपका व्यू इमांग जी? डेफिनेटली हमारा जो व्यू है वो अपोलो हॉस्पिटल पे काफी पॉजिटिव है। हमने रिसेंटली अबाउट 6 मंथ्स बैक इनिशिएटिंग कवरेज की थी, और हमारा ये मानना है कि हेल्थ केयर स्पेस के अंदर अगले कुछ साल बहुत ही अच्छा ग्रोथ रहेगा, लगभग 18 to 20%। और अब जो अपोलो के बाकी के भी जो बिजनेस है, चाहे वो डायग्नोस्टिक सर्विसेज हो या जो नॉर्मल मेडिसिन की जो सेल है, उसके लिए भी उन्होंने एक ऑनलाइन भी जो वर्टिकल बनाया है, उसके अंदर भी अच्छा ट्रैक्शन है। तो ये बाय फार लीडर है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक डेफिनेटली एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। उसके अलावा जो छोटे डायग्नोस्टिक और हेल्थ केयर कंपनीज है, उसमें भी हमें लगता है कि एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओके हर्षदा, एक रीज़न जो मतलब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों मारुति में प्रॉफिट टेकिंग नहीं आ रही है इतनी स्ट्रॉन्ग रैली के बाद भी, की पोजीशनिंग के बाद भी, उसका एक कारण ये हो सकता है कि अगर आप उसका एक एग्जैक्ट डिटेल पढ़ें मार्जिन का, मैं पढ़ रहा था कि एग्जैक्टली मार्जिन इतना इंप्रूव क्यों हुआ है। तो मारुति के केस में जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है एज परसेंटेज ऑफ सेल, वो उसकी पीक हुई थी करीब करीब 82% पे लास्ट ईयर। मतलब अगर आप 5 लाख की गाड़ी बना रहे हैं तो उसमें से 4,10,000 का तो आपका सिर्फ लोहा लग रहा है, या मतलब बाकी के रॉ मटेरियल्स लग रहे हैं, वो सारे के सारे कमोडिटी वाले थे, वो अब कम होके इस क्वार्टर में करीब करीब 4% कम हुआ है और 76.5% पर आ गया है। 76.5 भी काफ़ी है एक्चुअली, लेकिन अगर ये जारी रहा, जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस हैं, अगर उनका डिक्लाइन जारी रहा यहाँ पर, तो ये जो मार्जिन है, ये जो बढ़कर 4.2 से अब 9 पे आया है, पिछले एक साल में जो 4.2 तक पहुँच गया था, वहाँ से 6.7 फिर 7.2 अब 9.25, अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू किया और अगर ये 11-12% तक मार्जिन पहुंच गए किसी कारण से, टीवीएस के केस में आपको याद होगा कि जो री रेटिंग हुई थी टीवीएस की, वो टीवीएस 5-6% की मार्जिन की ट्रेजेक्टरी में काम करता था, उसने पिछले 2 क्वार्टर में लगातार 10% का मार्जिन दिखाया, स्टॉक डबल हो गया। तो ये मुझे लग रहा है कि मार्केट इस समय शायद इस चीज़ पर फोकस कर रहा है कि, और एक और चीज़ है कि एक लास्ट वीक बात हो रही थी मधु केला से और सुनील सिंघानिया से मेरी, वो भी ये बात बोल रहे थे कि मल्टी ईयर बेयर मार्केट के बाद इन स्टॉक्स ने रैली दिखाना शुरू किया है, तो ऐसे में आपको इनके अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए। क्लियरली समथिंग इज चेंजिंग, वरना एक नॉर्मल मार्केट की जो साइकोलॉजी रहती है, अगर एक स्टॉक ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रांग है तो अच्छे नंबर के बाद भी स्टॉक गिरता है, जैसे हमने अल्ट्राटेक के केस में भी देखा था। लेकिन मारुति के केस में बिल्कुल हल्की सी भी वीकनेस नहीं है, अभी भी बढ़ रहा है, और ये मेरे ख्याल से 52 वीक हाई शायद आज की ट्रेड में, वरना मंडे की ट्रेड में लगाने की मेरे ख्याल से तैयारी कर रहा है इस समय। शिल्पा से पूछते हैं कि अगर ऑप्शंस में कोई एक पोजीशन खड़ी की जा सकती है मारुति में, तो वो क्या ट्रेड साबित होगा? शिल्पा, कुछ आपको इंटरेस्टिंग दिख रहा है जब आप ऑप्शंस डेटा टटोलती हैं, या फिर क्लियरली ये फ्यूचर्स या कैश में खरीदेंगे तो भी एक अच्छा डील है? जी, मारुति में तो ऑफकोर्स रिजल्ट प्ले है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, 90 to 100 पे भी अच्छा सपोर्ट बनते दिख रहा है। तो अगर यहाँ पे किसी को प्ले करना है तो 9500 का कॉल ऑप्शन 225 पे चल रहा है, इस पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 120 का रहेगा, और अगर व्यू सही बैठता है तो मारुति शुड टेस्ट 9800 जोन्स, तो उसके हिसाब से आपको ये जो टारगेट्स हो जाएंगे वो 400 प्लस के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो 9500 कॉल, 225 पे 1 शुड बाय। 9500 की मारुति की कॉल, एक सेकेंड आपकी स्क्रीन पर आप देखें, इसका प्रीमियम है। जो हर्षदा ने प्रश्न पूछा कि क्या इस ट्रेड को अभी भी कन्वर्ट करना चाहिए, आई थिंक मतलब अगर आप नहीं हैं तो आप 9500 की कॉल के जरिए अगर आप देखें इस ट्रेड को ले सकते हैं। क्या खूबसूरत मूव यहाँ पे मारुति का, 9500 की कॉल @223 आप इसे ग्रिप कर सकते हैं। एक दो स्टॉक और मार्क करता हूँ आपकी स्क्रीन में, जहाँ पे ओ एडिशंस काफ़ी अच्छे खासे हैं। हालांकि अनुज ने टाइटन का जिक्र कर दिया था, उसे रिपीट नहीं करूँगा। लेट्स ब्रिंग भारत फॉर्ज, एक और स्टॉक जो कि इस दौर की मतलब हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे क्लोज होगा, और आप समझ लीजिएगा कि इसका ऑल टाइम हाई है करीब करीब 843। आज सुबह भी मैंने इस स्टॉक को मार्क किया था, और आप यकीन मानिए बहुत स्ट्रॉन्ग रोलोवर्स के साथ ये इस सीरीज में एंटर करके आया है विद स्ट्रॉन्ग बदला कॉस्ट। मैं इनफैक्ट आपको इसके जो कल के सेट से कुछ देर में दे दूंगा, लेकिन मानस भारत फॉर्ज ये ब्रेकआउट आया था मेरे ख्याल से मंगलवार के सेशन में, वो कंफर्म किया इसने कल, और आज अगर आप देखें उस पर कैपिटलाइज करता हुआ
मानस, भारत फॉर्ज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? तो देखिए, जब मंडे को ब्रेकआउट 800 रुपए के ऊपर हुआ था, तभी मैंने इस पे एक बाय रिकमेंडेशन दिया था। 840 842 के भाव के टारगेट दिए थे, तो वो टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। और देखिए, कहीं पर भी वीकनेस नहीं है। हर करेक्शन पे लोअर लेवल पे आपको भारत फौज में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। तो बहुत ही स्ट्रांग अप ट्रेंड है। 840 842 के टारगेट तो बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन अगर उसके ऊपर निकला, जिसके चांसेस बहुत ज्यादा है, तब एक नया मूव शुरू हो जाएगा, जिसमें भारत फौज आने वाले समय में शायद 910 920 के स्तर को भी टेस्ट करेगा। लेकिन उसके लिए अभी समय है। फिलहाल के लिए आपको 842 के टारगेट सेट करने हैं। जो लॉन्ग पोजीशन आपने बनाई हुई है, वहां पर स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 824 रुपए रख लें। तो भारत फौज में एक अपॉर्चुनिटी 833 के आसपास खड़ा है ये काउंटर। चलिए, स्पीच 4 का चौका की बारी है। शुरुआत करते हैं एक सस्ते ऑप्शन वाले ट्रेड के साथ, और सबसे पहले ये लेंगे शिल्पा रावत से। मेरा सस्ता ऑप्शन रहेगा पीएफसी में। पीएफसी में भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया है अबव 110, तो यहाँ पे मैं टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ 115 से 117। तो यहाँ पे 115 कॉल ऑप्शन 1.9 1.95 पे ट्रेड कर रहा है, वो लेना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा जस्ट 1 के नीचे 0.9 आप लगा दीजिए, तो आपको टारगेट्स जो मिल लेंगे वो हो जाएगा 3.3 से लेके 5 के अराउंड। ओके, ठीक है, ये सस्ता ऑप्शन आपके लिए पीएफसी पर। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं समित के पास। समित, क्या चूज किया आपने? देखिए, टाटा मोटर्स हमें थोड़ा यहाँ पे एक एनकरेजिंग मूव्स दिखा रहा है। लास्ट 2-3 दिनों से ये कंटिन्यूसली 20 डे एवरेज के ऊपर है, और आज ये स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन हमें दिख रहा है, तो यहाँ पे हम बाय करने की सलाह देंगे। अगर कोई फ्यूचर में बाय करता है तो 403 का स्टॉप लॉस लगा के 420-22 के टारगेट के लिए यहाँ पे बाय पोजीशन ली जा सकती है। ऑप्शन के जरिए अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो 420 का कॉल ऑप्शन 13 साढ़े 13 के आसपास ट्रेड हो रहा है। 8.25 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और 22 रुपए का टारगेट होगा। टाटा मोटर्स ऑटो स्पेस, ऑटो स्क्रीन पे सिर्फ ऑटो। अगर आप देखिए टाटा मोटर्स की 420 की कॉल ऑप्शन, और जब स्क्रीन देख रहा हूँ आशा अनुज, मारुति क्या स्विंग मिल रहा है। डे हाई पर मारुति आके ट्रेड करता हुआ सारे कॉल ऑप्शंस जो है इसके डे हाई पे फ्लोट करते हुए। मैं कुछ देर पहले सोच रहा था कि 95 थोड़ा ज़्यादा दूर तो नहीं चले गए, बट आई मीन सारी कॉल्स हरकत में आ चुके हैं। मानस, आपका चार का चमत्कार? देखिए, चार का चमत्कार तो मारुति था, जो कि ऑलरेडी बड़ा मूव दे चुका है। लेकिन जिस तरह का मूव हमने मारुति में देखा, शायद हमें उसी तरह का मूव रिलायंस पे अब देखने को मिल सकता है। रिलायंस ने देखिए जितने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनको ऑलरेडी ब्रीच कर दिया है। जो एक प्राइस रेजिस्टेंस, एक रेंज था 2510 से 2520, उसको भी ब्रीच किया है। वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो रिलायंस ही चार्ट का चमत्कार रहेगा। स्टॉप लॉसेस 2490 के रहेंगे, और 2600 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। और यहाँ पर आप ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं। 2540 वाला कॉल ऑप्शन लीजिए, 65 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर 49 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 100 रुपए के टारगेट। ओके, रिलायंस का जिक्र हुआ है तो वापस वो एक डिस्क्लेमर चला देते हैं, और मिड कैप फंडा की बात कर लेते हैं। अब राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं। राजेश, क्या चूज किया अब आपने? देखिए, अभी वीरू जी बोल रहे थे ऑटो और सिर्फ ऑटो स्क्रीन पे दिख रहा है, और हमारी भी जब मारुति की बात हुई उसके बाद उसमें भी अच्छी बढ़त हो गई है। तो फिर एक ऑटो एंसिलरी स्टॉक को ही लिया जाए, क्योंकि अगर ऑटो चलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ऑटो एंसिलरी भी चलेंगे। एलजी बालकृष्ण के साथ जाना चाहूँगा। ट्रांसमिशन चेन में एक बड़ी कंपनी है जो कि ऑटोमोटिव सेक्टर्स को सप्लाई कर रही है। मैक्सिमम ओईएम प्लेयर्स जो टू व्हीलर्स में हैं उनके साथ इनका टाई अप है, फिर वो चाहे टीवीएस हो, चाहे होंडा हो, या बजाज ऑटो हो, कोई भी हो। 19 प्लांट इंडिया में है, एक यूएस में है। कंपनियां कारोबार बहुत अच्छा चल रहा है, डेट बिल्कुल नेग्लिजिबल है। 78 रुपए की अर्निंग इन्होंने पिछले साल रिपोर्ट करी थी, जो कि हमारा अनुमान है कि FY23 में ये 3 डिजिट में अर्निंग्स जाती हुई दिखेगी। और अगर आप वैल्यूएशन देखो तो FY23 की जो अर्निंग्स है उसमें करीब 6-7 की पी पे ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है यहाँ बहुत अच्छी अपसाइड हो सकती है। छोटी अवधि में 800 के टारगेट, और अगर कोई 1.5 साल का नजरिया रखता हो तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि अगर ये स्टॉक 4 फिगर में भी चला जाए। तो यहाँ पर ये हमारी बाय कॉल है। एलजी बालकृष्णन, देखिए बात करते करते इसमें अच्छा खासा मूव इसमें आप देख रहे हैं, करीब 3% ऊपर। अच्छा, मारुति की मैं ऑल टाइम हाई की बात कर रहा था, वो 2017 दिसंबर में लगाया था इसने। 2017 दिसंबर, मतलब 5 साल हो गए। 5 साल में स्टॉक ने टेक्निकली कुछ भी नहीं किया। उससे पहले ऑफकोर्स उससे पुराने 5 साल में स्टॉक 1000 से 10,000 हुआ था। वो एक गोल्डन पीरियड था मारुति का, जिसमें मारुति, आयशर, ये सब के सब ऑलमोस्ट 10 बैगर हो गए थे। उसके बाद एक 5 साल का एक पेन, 4 साढ़े 4 साल का पेन,
सब ऑटो स्टॉक्स में जो कि विजिबल था, लेकिन वो 4 साल की बेयर मार्केट अब ख़त्म हो रही है और अगर इसने अपना 52 वीक हाई क्रॉस किया जो कि अब काफ़ी करीब है, इनफैक्ट 9406 हो गया, वो जो हम बात कर रहे थे कि शायद आज ही निकल जाएगा 9410, वो वापस प्लेट लेकर आते हैं 52 वीक हाई वाली, शायद मार्केट हमको आज ही ओब्लाइज कर दे हर्षिता, 9451 वाला जो हाई था। अनुज, आपको याद है मारुति का वो एड, वो छोटू सरदार जी बच्चा जो बोलता था कि पेट्रोल खत्म ही नहीं होता है, वो वैसे ही चल रहा है स्टॉक आज, जहाँ पे पेट्रोल बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा है। पेट्रोल बिल्कुल खत्म नहीं हो रहा बिल्कुल, और एकदम याद है वो ऐड, अच्छे से याद है मारुति का एक वो और एक वो कितना माइलेज देती है, वो दोनों ऐड काफ़ी इनफैक्ट काफ़ी पॉपुलर हुए थे और गजब का मूव 9404 इस समय और हल्की सी प्रॉफिट, इनफैक्ट रिजल्ट आने के बाद हर्षिता 2% भाग आई है, मतलब रिजल्ट आया था तब 2% ऊपर था, मतलब वो स्पाइक के बाद एक बार इंट्राडे लेकर आते हैं वापस मारुति का, जरा जबरदस्त मूव इस समय। और चार्टिकली प्रकाश जी के भी टारगेट्स तो मीट हो गए हैं। प्रकाश जी, अभी नेक्स्ट टारगेट क्या होगा यहाँ पर, ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी? मुझे लगता है कि 9500 एक पहले ये था, वहां तक जरूर जाना चाहिए मारुति, और उसके बाद 10,000 मैजिक फिगर है, वहां तक जाने की पूरी कोशिश करता है। मारुति में वीकनेस नहीं है, जो स्ट्रेंथ नजर आती है काफी हद तक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नजर आती है। 9421 पर ट्रेड कर रहा है, जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके हिसाब से लगता है लॉजिकल टेक्निकल टारगेट 10,000 होना चाहिए। 10,000 का लॉजिकल टारगेट अब काफी रियलिस्टिक होता दिखाई दे रहा है, जिस तरह की तेजी स्टॉक ने पकड़ी है। 9420 के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हर टिक के साथ यहां पर रफ्तार बढ़ती हुई। तो टॉप गियर में मारुति है, लेकिन एक स्टॉक और एक पैक जिसकी काफी धुलाई हो रही है आज। थोड़ा सा गियर शिफ्ट करते हैं और न्यू इकोनॉमी कंपनियों का हाल आपके सामने पेश करते हैं। ग्लोबली आप देखिएगा न्यू इकोनॉमी स्टॉक्स की धुलाई हो रही है, चाहे वो मेटा हो, नंबर्स के बाद टूटा अमेजॉन हो, उससे पहले हमने देखा था गूगल जैसे स्टॉक्स में भी काफी मुनाफा वसूली आती हुई दिखाई दे रही थी। और भारतीय न्यू एज कंपनियों के लिए एक बड़ा गहरा काला बादल सामने दिखाई दे रहा है, और वो है कि नवंबर में दरअसल बड़े पैमाने पर कई कंपनियों के जो लॉक इन पीरियड होते हैं, खासतौर से प्री आईपीओ निवेशकों के लिए, वो खुलते हुए दिखाई देंगे। तो उनके लिए मौका होगा प्रॉफिट बुकिंग करने का, पोजीशंस काटने का। यहां पर पेटीएम 18 नवंबर को लॉक इन खुलेगा। नायका के साथ शुरुआत होने वाली है, जिसका लॉक इन पहले करीब 10 नवंबर को खुलने वाला है। फिर 15 नवंबर को पीबी फिनटेक की बारी आएगी और डिलीवरी की भी बारी आएगी। ये 3-4 कंपनियां हैं जिनके लॉक इन पीरियड खुलने वाले हैं। अब नायका के लिए प्रॉब्लम्स कैसी है? एक तो आज डेवलपमेंट ये निकल कर आया कि कंपनी के जो सीटीओ थे संजय सूरी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इंट्यूइट के जो चीफ प्रोडक्ट इंजीनियरिंग हेड थे, उनको सीटीओ का पदभार संभालने को कहा गया है। ये एक तरफ की बात हुई, लेकिन दूसरी तरफ नायका को लेकर ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि यहाँ पर कि क्या एक मौका मिलेगा, क्योंकि ये स्टॉक आप देखिएगा, इसका जो 52 वीक हाई था, वो डेटा लेकर आइएगा जो डायरेक्टर साहब हमने निकाला था। नायका एक कंपनी थी जिसकी लिस्टिंग दमदार हुई थी। इनफैक्ट मुझे याद है इसका इशू प्राइस करीब 1125 था, फिर 2000 के ऊपर निकला था स्टॉक, और वहां से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आज 1000 के नीचे खड़ा है। तो सवाल यही है कि क्या नायका एक मौका दे रहा है, या फिर यहां पर प्रेशर उतना ही गहरा होता हुआ दिखाई देगा जैसे जोमेटो के केस में था। आपको याद होगा जोमेटो का लॉक इन पीरियड जब जुलाई में खुलने वाला था, उसके ठीक एक हफ्ते पहले 40-41% स्टॉक करेक्ट कर चुका था। उसके बाद ऑफ कोर्स लो से रिकवरी जरूर आई, लेकिन सवाल यही है कि नायका, पेटीएम, पीबी फिनटेक, डिलीवरी जैसे स्टॉक्स जो यूनिक आइडियाज थी, न्यू एज इकोनॉमी के साथ इनोवेटिव आइडियाज लेकर ये जो कंपनियां आई थी, इनोवेशन के नाम पर खूब किया, लेकिन स्टॉक रिटर्न्स के लिहाज से ज्यादा कुछ हाथ में लगा नहीं। हेमांग, आपकी अप्रोच क्या होगी इन स्टॉक्स पर, एंड स्पेशली नायका, क्योंकि यहां पर आप देखिएगा प्रोमोटर्स के पास 52% हिस्सा है, वो इस समय तो बेच नहीं रहे हैं। टोटल शेयर होल्डिंग का करीब 34% ही हिस्सा बिकता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में ये क्या मौका दे रहा है, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा दबाव आगे और गहरा हो सकता है? तो मेरे ख्याल से जब भी कोई स्टॉक उसके आईपीओ के प्राइस से नीचे जाता है और उसमें अगर कोई बड़ा फंडामेंटल ट्रिगर नहीं होता है, तो उसको काफी दिक्कतें होती है, वो लेवल क्रॉस करने में काफी मुश्किलें आ सकती है। तो नायका के केस में एक तो लॉक इन का इशू है, दूसरा भी एक जो सीटीओ का इशू है वो भी है, थोड़ा सा उसका सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट है। और सबसे बड़ा कारण ये है कि इतना स्टॉक घटने के बाद भी अगर आप उसकी मार्केट कैप देखें, लगभग 47,000 करोड़ है,
और अभी भी काफी महंगा स्टॉक है कंपेयर टू इट्स नंबर्स। सो मुझे नहीं लगता कि अभी मार्केट में ऐसी कोई ज्यादा एपेटाइट है जहां पे कि कोई बड़ा फंडामेंटल परफॉर्मेंस या कैश फ्लो वगैरह ना हो और इतने ज्यादा वैल्यूएशन पे लोग खरीदने के लिए बेताब हो। तो उस तरह का माहौल नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसमें वो 50 या 60% घट गया है ये करके लेना वो सही नहीं होगा। ठीक है। नहीं, लेकिन हेमांग, इसमें एक चीज़ है, और जो एक एग्जांपल मैं सुबह भी दिया था कि सेम प्रॉब्लम आई थी जोमेटो में भी। इनफैक्ट जोमेटो और नायका का जो स्टोरी काफ़ी सिमिलर रहा। काफ़ी इंटरेस्ट जनरेट किया दोनों ने, काफ़ी उसके बाद एक जोमेटो में हमने मूव देखा था 147 तक गया था, उसके बाद इसमें डिक्लाइन शुरू हुई, फिर इशू प्राइस के भी नीचे आया, और उसके बाद फिर वो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स से उनकी सेलिंग आई, तब ये 45-46 के करीब पहुंच गया था। लेकिन वहाँ से इसने फिर वही बात है, अगर अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टर है उसको अच्छा खासा 30% का रिटर्न भी दिया उसने बहुत क्विक टाइम में, करीब 1-1.5 महीने में। ऐसा लग रहा है कि अगर नायका में भी ये सेलिंग आई और अगर एब्जॉर्ब हो गई तो एट सम पॉइंट वापस इसमें बाइंग आएगी। अगर मतलब किस लेवल पर, कोई एक लेवल है दिमाग में जहां पर कि चलिए अब बाय आएगी? मुझे लगता है अनुज कि जोमेटो के केस में थोड़ा सा एक बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, तो जो सेलिंग प्रेशर था वो एक लेवल पे ईज ऑफ हो गया, तो उसमें थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी स्टॉक को मिला। पर अगर आप देखें तो जिस तरह का माहौल है जहां पे स्टॉक्स घटते हैं उसके बाद जो परसेंटेज वाइज आपको थोड़ा अट्रैक्टिव लगेगा, बट ओवरऑल जो वेल्थ डिस्ट्रक्शन हुआ है एक लेवल से, उसके सामने रिकवरी भी कोई बड़ी नहीं है। और जिस तरह का माहौल ग्लोबली है जहाँ पे टेक्नोलॉजी कंपनीज में इतना प्रेशर आ रहा है, चाहे वो क्लाउड बेस्ड कंपनीज हो, चाहे वो सोशल मीडिया बेस्ड कंपनी हो, एक्सेप्ट मे बी सैप और टू सम एक्सटेंट आईटी सर्विसेज, बाकी सब जगह प्रेशर है। तो उसमें मुझे लगता नहीं है कि अभी कोई इतना अग्रेसिव बाइंग या कोई अट्रैक्टिव प्रपोजिशन ये कंपनी दे रही है। शॉर्ट 5-10%, 15% मूव के लिए डेफिनेटली हो सकता है जब ओवरसोल्ड हो जाएगा तो, बट फंडामेंटली मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा रिकवरी का केस है। रिकवरी के केस नहीं, सावधान रहे। अनुज, यहाँ पर एक और चीज है कि ठीक है लॉक इन पीरियड खुल रहा है, ये पी वीसीज प्री आईपीओ निवेशक का के मौका है, विंडो है बेचने का, लेकिन सामने कोई खरीदार होना चाहिए। सामने कोई खरीदार होना चाहिए, बिल्कुल। अगर कोई नहीं हुआ तो कुछ होगा ही नहीं। वो बिगर फुल थ्योरी जो अनलिस्टेड मार्केट में चलती है, अनलिस्टेड मार्केट में एक बिगर फुल थ्योरी होती है हर्षदा कि मैं ले लेता हूँ और सेकेंड राउंड ऑफ फंडिंग में कोई मुझसे बड़ा फूल होगा जो ले लेगा, उसके बाद कोई और फिर वो चलता रहता है, लेकिन लिस्टेड मार्केट में प्ले आउट नहीं होता है। अच्छा, जोमेटो के ये जैसे आपको पता है इन्फो एज ने जब जोमेटो को एक्वायर किया था तो इन्फो एज की जो एडजस्टेड कॉस्ट है वो कितनी थी? करीब 2 या 3 रुपए। 2 या 3 रुपए पे उन्होंने एक्वायर किया। तो अगर आप उस लेवल के इन्वेस्टर हैं तो आपको इतना फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो इन्वेस्टमेंट थी वो एक टाइम पे जो 50 बैगर थी अब वो 30 बैगर रह गई है, फिर भी 30 बैगर है वो। प्रॉब्लम आती है उन लोगों के लिए जो मतलब इनको लग रहा है कि अब अगर नहीं बेचा तो कहीं जो लॉस में ना आए। हाँ, लास्ट राउंड में जो आए थे, जो आईपीओ से जस्ट पहले आए थे, उनकी सेलिंग मेरे ख्याल से सबसे पहले आती है। जो पहले से लॉक्ड इन है उनको शायद इतना फर्क नहीं भी पड़ेगा। लेकिन और देखिए एक और चीज़ है हर्षिता, आप भले ही जो मर्जी बोल लें, एट द एंड ऑफ द डे बड़े से बड़े इन्वेस्टर के अंदर एक ट्रेडिंग माइंडसेट होता है, हमेशा होता है कि मतलब मेरे इस लेवल का हाई देखा था मैंने, अब यहाँ पे आ गया है, तो वो थोड़ा सा तो डर सबके मन में होता है। जी हाँ, तो देखते हैं उस डर के आगे इनके लिए जीत निकलती है और रिटेल निवेशकों के लिए क्या उभर कर आता है। ये स्टॉक्स रेडार पर रहेंगे 10 नवंबर, इनफैक्ट 9 नवंबर ऑनवर्ड्स ये लॉक इन पीरियड वाला खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि 9 नवंबर को कैंपस एक्टिववेयर का दरअसल लॉक इन पीरियड भी खुलने वाला है। बहुत सारी कंपनियां हैं नवंबर के महीने में जो हाल ही में लिस्ट हुई थी जिनके लॉक इन पीरियड्स खुलेंगे। मार्केट पर वापस लौटते हैं तो मारुति, अपोलो, रिलायंस, ये 3 स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन एनटीपीसी भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो स्टॉक करीब करीब 2% ऊपर। और इस समय हम एनटीपीसी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दरअसल नतीजे आएंगे और साथ ही साथ एलएनटी के भी नंबर्स का इंतजार रहेगा। आशीष हमारे साथ जुड़ गए जो आपको बताएंगे कि एनटीपीसी से क्या एक्सपेक्ट किया जाए, क्योंकि प्री रिजल्ट्स स्टॉक में खरीदारी होती हुई दिखाई दे रही है। आशीष, सैटरडे कल नंबर्स आने हैं और ठीक ठाक परफॉर्मेंस होगा एनटीपीसी की तरफ से, क्योंकि कैपेसिटीज बड़ी हैं और ज्यादा बेहतर प्लांट लोड फैक्टर्स ये एंजॉय कर रहे हैं। तो इनकी कमर्शियल कैपेसिटी 70 गीगावाट पे पहुंच चुकी है, जिसमें पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 3.5 गीगावाट से ज्यादा ऐड करा है इन्होंने।
तो उसका फायदा मिल रहा है। आय में 23% का उछाल साल दर साल, एनटीपीसी की रियलाइजेशंस 12% के आसपास का जंप दिखाएंगी। तो कुछ हद तक एडिशनल केपेक्स और साथ में रियलाइजेशन का तड़का होगा। एबिटा उसके सामने 20% जंप करेगा, लेकिन 20% जंप होगा और मार्जिन्स कैलकुलेशन के हिसाब से 70 बेसिस पॉइंट्स दबाव में होंगे। क्यों? क्योंकि भाई इनपुट कॉस्ट जितनी बड़ी वो रियलाइजेशंस के अभी भी अहेड है, इसीलिए मार्जिन्स में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन आप देखेंगे और इसीलिए मुनाफा जहां आय बढ़ रही है 23%, मुनाफा बढ़ेगा 12.5%। कहां नजर रहेगी? इन्होंने लास्ट अनाउंस करा था कि 15 गीगावाट की एडिशनल कैपेसिटी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें से 3 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है। स्ट्रीट अपडेट जानना चाहता है रिन्यूएबल्स के ऊपर, प्लस ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स और उनकी कमिश्निंग का स्केड्यूल क्या है, वो खासतौर पर रडार पे रहेगा। तो ये बात हुई एनटीपीसी की। स्टॉक आपके सामने करीब 2% ऊपर है। इस पर एक फटाफट टेक चेक ले लिया जाए। कविता, 174 के लेवल स्टॉक दिखा रहा है, क्या एक ट्रेड है इस घंटे? आशा जी, सो ये स्टॉक मेरे रडार पे जरूर था, लेकिन जैसे ही आप बोले कल रिजल्ट है तो मैं रुक गई थी उसे देते देते। बट यस, 174 मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है, ये फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 177 178 के इमीडिएट लक्ष्य होंगे इस काउंटर पर, सिंस ओआई अच्छा गेन हुआ है और प्राइस एक्शन भी बना हुआ दिखा है। मुझे लगता है अंटिल एंड अनलेस काउंटर 170 150 के ऊपर बना हुआ है, इमीडिएट टारगेट 177 178 के देखें। Whereas short term अगर देखें तो counter has potential to move up to 182 levels. लार्सन एंड ट्यूब्रो की अपने 52 वीक लो से अच्छी रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, लेकिन ईयर टू डेट में कुछ ज़्यादा कुछ परफॉर्मेंस दिखाया नहीं स्टॉक ने। 4% ऊपर है, लेकिन आशीष क्या एक्सपेक्ट करें लार्सन से? मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ रहा था कि आप सही कह रहे हो, ईयर टिल डेट थोड़ा थका होगा, लेकिन ये तब भी इसके कोर मल्टीपल्स इंप्रूव हो रहे हैं क्योंकि इसकी सारी सब्सिडरी के वैल्यूएशंस बहुत करेक्ट हो चुके हैं। वो आईटी स्टॉक्स बहुत पिटे थे, उसके बावजूद एलएनटी का स्टॉक यहां खड़ा हुआ है, यानी कि कोर मल्टीपल्स बेहतर दे रहा है बाजार इसको। इसके नतीजे कैसे रहेंगे सोमवार को जो आएंगे? एक तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बैकलॉग्स हैं और दूसरी तरफ कमोडिटी एनवायरनमेंट सॉफ्टर, यानी कि कच्चे माल की लागत अब रिड्यूस हो रही है, कम हो रही है। तो एलएनटी के लिए एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर होगा और स्ट्रॉन्ग क्वार्टर के पीछे रीजन होगा एक तो ईएनसी, उससे प्रॉफिट्स ड्राइव होंगे, और दूसरा जो इनके वो जो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वहां पे जो स्टील कीमतें गिर रही हैं उसका फायदा। और एलएनटी के लिए 1/3 बिजनेस फिक्स प्राइस है, तो अच्छा फायदा मिलना चाहिए। आय में 11% का उछाल होगा, प्योरली वो अच्छा एग्जीक्यूशन ऑर्डर बुक का। एबिटा उसके सामने 9% बढ़ेगा और मार्जिन 11.3% थे, 11.3% पे शायद इस बार मेंटेन नजर आएंगे। मुनाफा उसके सामने 20% बढ़ेगा। एलएनटी ने अब तक जो डिक्लेयर्ड ऑर्डर्स हैं Q2 के, वो 14,200 करोड़ रुपए के आसपास के, और इनफ्लोज अक्रॉस द बोर्ड थे। वाटर, ट्रांसमिशन, हाइड्रोकार्बन, बिल्डिंग्स। स्ट्रीट क्लोजली वॉच आउट करेगी एक्चुअल ऑर्डर क्रिएशन कैसा रहा, पाइपलाइन कैसी है, और कई सारी रिपोर्ट्स हाईलाइट कर रही हैं कि परफॉर्मेंस जैसे एक्सपेक्ट किया वैसे ही है, तो स्ट्रीट का कन्विक्शन बढ़ेगा। FY23 की जो गाइडेंस दी थी उसे अचीव करना उतना ही आसान होता हुआ नजर आएगा। तो क्लोजली मॉनिटर करा जाएगा इस Q2 के परफॉर्मेंस, उसके बाद पहली छमाही का आकलन करने के बाद शायद कन्विक्शन और बढ़े स्ट्रीट का। जी, तो आशीष कराबे की जुबानी आपने सुना कि एलएनटी के नंबर्स स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं। राजेश अग्रवाल जी, और मुझे याद है अगर आप जुलाई, अगस्त, सितंबर के 3 महीनों को देखते हैं, उस दौरान एबीबी की प्राइस परफॉर्मेंस गजब रही। सेकंड पायदान पे रहा था सिमंस, उस वक्त भी सिमंस वर्सेस एलएनटी और एबीबी वर्सेस एलएनटी में सिमंस और एबीबी कहीं आगे थे। एक बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंशियल था इन तीनों की प्राइस परफॉर्मेंस में। अब आप देख लीजिए कि CY20 के ऑलमोस्ट हाईएस्ट क्लस्टर में आपका एलएनटी खड़ा हुआ है, और मेरे ख्याल से जो जुलाई, अगस्त, सितंबर अच्छा रहा, लेकिन फिर भी एक शेड कम रहा, फीका रहा वर्सेस एबीबी और सिमंस के। अभी आपने आशीष को सुना भी, एट 1976 आपका प्राइस आउटलुक एलएनटी पर, और प्री रिजल्ट बाइंग आप क्या रिकमेंड करेंगे यहां पर? देखिए, बाइंग की इसमें सलाह रहेगी क्योंकि 3 ट्रिलियन के ऑर्डर बुक है इसकी, और नए ऑर्डर्स
ग्रेजुअली हर क्वार्टर हम देख रहे हैं ऐड होते जा रहे हैं। अभी जैसे आशीष जी ने कहा ना कि उनके टेक की सब्सिडरी है, उनके वैल्यूएशन पिटने के बावजूद अगर यहाँ खड़ा है तो इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो सकती है। दूसरी बात, अगर हम इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पर बिलीव करते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे बिलीव करते हैं, तो ये उसका प्रॉक्सी प्ले पूरा साबित हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है 3 ट्रिलियन ऑर्डर बुक की इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज है। मुझे लगता है कि अगर रिजल्ट्स के कारण से कोई गिरावट आती है तो बाइंग के एक बहुत अच्छा मौका देगी। थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि की बात करूं तो मैं समझता हूं 2200 से 2300 रुपए के टारगेट इसमें आ सकते हैं। ओके, चलिए एक बार जरा निफ्टी पर नज़र डालते हैं। जो लोअर लेवल से अब डिसेंट रिकवरी निफ्टी में आ रही है इस समय, और करीब करीब निफ्टी 33 पॉइंट ऊपर है। याद रखिए जब हमने शो शुरुआत किया था तो निफ्टी रेड में था, और अब उसमें थोड़ी बहुत आप तेज़ी देख रहे हैं, और उसका कारण एक्चुअली है सारे के सारे आईटी स्टॉक्स नीचे के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी। आप विप्रो तो एक्चुअली ग्रीन में आ चुका है, और विप्रो के अलावा एक इन्फोसिस का इंट्राडे चार्ट देख लेते हैं, वो भी हल्का सा ग्रीन में आ रहा है। मारुति तो खैर फ्रेश 52 वीक हाई मारुति पे बाय द वे हर्षता आ गया है। अभी जो हम बात कर रहे थे एक हल्की से डिक्लाइन आई, लेकिन उसमें ज़बरदस्त बाइंग, और एक बार जरा मारुति वापस लेकर आइए, टिक बाय टिक भी ले आइए। 9460 जो है ये अब मारुति का फ्रेश 52 वीक हाई, 9451 का जो हाई था 23 सितंबर 2022 को, अब उसको क्रॉस करते हुए, और 9462 9700 9800 करीब मेरे ख्याल से वो क्लोजिंग लेवल के था। इंट्राडे में शायद 10,000 भी गया था उस दिन, अगर मेरी मेमोरी सही है तो 2017 में, लेकिन एटलीस्ट 52 वीक हाई स्टॉक में लगाई दिया है, और इस समय बिल्कुल रुकने का ही नाम नहीं ले रहा है। हाँ, एक अच्छी खासी रफ्तार इसने, और ब्लू स्काई टेरिटरी में स्टॉक का जाने की पूरी तैयारी करता हुआ 425 रुपए। इनफैक्ट वो 9500 वाला जो कॉल रेकमेंड किया था शिल्पा ने, उसको एक बार रिविजिट करते हैं। यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। लेकर आइएगा प्लीज। ये फिलहाल एक अच्छा ट्रेंड इन्होंने पकड़ा, और तब ये 9300 के आसपास ट्रेड कर रहा था काउंटर। अब आप देखेंगे 281 के लेवल्स आ चुके हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में। 400 का टारगेट शिल्पा ने दिया था, तो एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी यहां पर भी आपके हाथ लगी है। तो एक तगड़ा मूव दरअसल इस पर्टिकुलर स्टॉक में। लेकिन निचले लेवल से जो रिकवरी आ रही है टेक्नोलॉजी पर, हेमांग आपका भी पर्सपेक्टिव मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि ये एक स्पेस है जहां पर बड़े पैमाने पर एफआईआईस ने पिछले एक साल में धीरे धीरे करके अपनी पोजीशंस काफी हल्की की हैं। एंड जिस तरह का हाल बाकी आईटी कंपनियों का वैसे भी ग्लोबली है, और नैस्डैक जिस तरह से हर रोज पिट रहा है, भारतीय रिटेल निवेशक की पोजीशनिंग कैसी होनी चाहिए? क्या एक मौका है टीसीएस जैसे स्टॉक्स इस समय अक्वायर करने का? शॉर्ट टर्म में जो नैस्डैक और टेक्नोलॉजी स्पेस में हम लोग पेन देख रहे हैं, उसका कुछ ना कुछ प्रभाव डेफिनेटली हमारी कंपनीज पे भी पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा कंपैरेबल नहीं है, बिकॉज हमारी जो कंपनियां हैं वो आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स है, जबकि वहां पे क्लाउड और सोशल मीडिया और प्रोडक्ट कंपनीज ज्यादा है। पर मुझे लगता है कि अगर सेल ऑफ है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आएगी। मुझे वैल्यूएशन से थोड़ी सी अट्रैक्टिव लग रही है प्रपोजिशन, पर्टिकुलरली इन्फोसिस या एचसीएल टेक, जिन्होंने काफी अच्छे नतीजे दिए हैं, और गाइडेंस भी जहां पे अपग्रेड हुई है वहां पे मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है। तो थोड़ा सा अगर मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म का व्यू है तो डेफिनेटली ये लेना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शायद वो अंडर परफॉर्म कर सकता है। अपॉर्चुनिटी क्लियरली इन स्टॉक्स में मीडियम टू लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए है। हेमांग, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और अपनी राय देने के लिए। जाते जाते एक बार मारुति का स्टॉक का स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि सिर्फ 9 पॉइंट दूर है वो 9500 के जादुई आंकड़े से। देखिए 9495 हो चुका, 5% का गेन। और मुझे याद नहीं लास्ट इस तरह का मूव मारुति ने कब दिखाया होगा। अस्टाउंडिंग परफॉर्मेंस देखने को मिला है आज नंबर्स के बाद। और ऐसा नहीं कि स्टॉक वीक था नंबर्स में जाते हुए, या मार्केट और नंबर्स में कुछ, मैं अभी पढ़ रहा था, एक फर्स्ट टेक आया है प्रभुदास लीलाधर का, वो बोल रहे हैं कि नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन कोई जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं किया। और देखिए हर्षदा, नंबर्स में दो चीज़ें हैं, एक तो अदर इनकम हाई है, एक उनकी टैक्स रेट कम है, 21.6% टैक्स रेट है वर्सेस 23.4%। अदर एक्सपेंसेस जो है वो थोड़े से बढ़े हैं, लेकिन जो मार्जिन का जो एक्सपेंशन है वो पूरा का पूरा कमोडिटी कॉस्ट के डिक्लाइन की वजह से हुआ है। तो जो मार्केट के एक्सपेक्टेशन थे उससे कोई बहुत ज़्यादा बीट नहीं है नंबर्स में, और ऐसा भी नहीं कि स्टॉक बेरिशली पोजीशन था। ये मेरे ख्याल से एक मार्केट के लिए शायद एक, जो मैं बात कर रहा था, साइकिल टर्न, कि यहाँ से कमोडिटी प्राइस और डिक्लाइन किए, सप्लाई साइड इश्यूज
और रिजॉल्व हुए तो क्या स्टॉक वापस अपनी प्रीवियस हाइस की ट्रेजेक्टरी में जा सकता है, ये देखने की बात होगी। अच्छा, एक चीज़ लेकिन मारुति के केस में बता दूं कि स्टॉक अब बहुत महंगा हो चुका है इस रैली के बाद। अगर आप, क्योंकि अर्निंग्स उस हिसाब से बढ़े नहीं है, चलिए इस क्वार्टर के अर्निंग्स बढ़े हैं, लेकिन ओवरऑल अगर ईयरली आप ईपीएस नोट करेंगे मारुति सुजुकी का, जो 2017 की उसकी पीक थी उसके आसपास भी नहीं है उसकी अर्निंग्स, तो उसके हिसाब से स्टॉक काफ़ी महंगा है। लेकिन शायद मार्केट प्राइसिंग कर रहा है कि ये वन ऑफ नहीं है, आगे भी कंटिन्यू करेगा, इसीलिए ये इस तरीके से। और आज का डे हाई 9500 नहीं पहुंचा, लेकिन 9497 सिर्फ 3 रुपए की दूरी वहां पर देखने को मिली है। तो क्लियरली ये एक बढ़िया ट्रेड साबित होता हुआ दिखाई दिया है। चलिए कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं जहां पर हमारे जानकारों को अब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है अगले हफ्ते के लिए या फिर खासतौर से सोमवार के लिए लॉन्ग या शॉर्ट कैरी करने की। कावा साहब, शुरुआत आपसे बताइए, क्या ट्रेड लेंगे? मैं लूंगा भारत फोर्ज। स्ट्रेस्ड है लेकिन स्ट्रांग है, मोमेंटम है। भारत फोर्ज का ट्रेड करा है 834, मेरे ख्याल से 850 तक जा सकता है और मेरे स्टॉप होना चाहिए करीब 825। 830 भी चल जाता है, 34 पे चल रहा है, 850 का टारगेट है भारत फोर्ज। ओके, बीटीएसटी कॉल भारत फोर्ज। सुबह भी बात हुई थी स्टॉक की और इस समय डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक। मानस, आपका क्या बीटीएसटी कॉल होगा? अनुजी, ओबराय रियल्टी पे ध्यान है, वहां पर आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके जा सकते हैं, क्योंकि देखिए 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, 20 डे मूविंग एवरेज को स्टॉक ने ब्रीच किया है। और मेरा समझना है कि अब आपको यहाँ पर करीब 20 से 22 रुपए का मूव देखने को मिलेगा। तो 925 के टारगेट के लिए करंट लेवल पे ओबराय रियल्टी में खरीदारी करेंगे। स्टॉप लॉसेस 892 के रहेंगे। ओके, ओबराय रियल्टी आप 905 पे कैरी करेंगे मंडे मॉर्निंग के लिए। शिल्पा जी, मारुति ने तो कमाल कर दिया, हर्षना ने बिल्कुल सही करा पापा, पेट्रोल खत्म ही नहीं होता। आई मीन 9500 की वो कॉल अगर आप देखें सुपर स्विंग देखी गई। अब बताइए फर्दर क्या ऐड करेंगे? एक्चुअली मेरा भी ओबराय रियल्टी था, पर ठीक है, उसको छोड़ के आई वुड लाइक टू गो विद गेल में भी मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है। स्टॉक अभी फ्यूचर्स में 90.6 पे ट्रेड कर रहा है। आप फ्यूचर में भी लॉन्ग कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 89, टारगेट जो रहेंगे वो है 94 से 95। अदरवाइज आप ऑप्शंस में भी ट्रेड कर सकते हैं। 93 का कॉल ऑप्शन 2 रुपए में चल रहा है, आप उस पर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी, गेल में तेजी की पोजीशंस लेने की सलाह इस समय आ रही है। कविता, आपका ट्रेड? सुया हर्षदा जी, मेरा ट्रेड कैश सेगमेंट से लेकर जाएंगे, दैट इज जेके पेपर इज लुकिंग गुड। जेके पेपर फिलहाल 411 के लेवल्स पे एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है काउंटर में। ये फर्दर एक्सटेंड होता हुआ दिख सकता है। 404 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है 425, 435 के लेवल्स के लिए जेके पेपर कैन बी द गुड बीटीएसटी। ओके, देखिए मार्केट इस समय वापस एक जोर लगाता हुआ, और जो हर्षता डिसअपॉइंटेड थी 9500 मारुति के लिए, वो शायद आ भी जाए 9496। उसका काउंटडाउन स्टार्ट हो गया 9496। बस एक टिक की ज़रूरत है और ये आ जाएगा। चलिए एक काम करते हैं, बाकी 2 कॉल्स ले लेते हैं, तब तक शायद 9500 भी आ जाएगा इस पर। राजेश, आपकी क्या पिक होगी? देखिए, मैं कमेंस के साथ जाना चाहूँगा। अभी वीरू जी बात कर रहे थे एबीबी की, सीमेंस की, तो उस कड़ी में मैं समझता हूँ कमेंस बहुत फिट बैठता है। अगर पिछली तिमाही के नतीजे थे तो बहुत शानदार नतीजे आए थे, 42% के आसपास की रेवेन्यू ग्रोथ थी। बोथ डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट दोनों ही अच्छे चल रहे थे, और मुझे लगता है कि आने वाले जो तिमाहियों के नतीजे आएंगे वो भी बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि कैपिटल गुड्स में बहुत अच्छा रुझान बना हुआ है। ऑर्डर बुक बहुत अच्छी बनी हुई है, और सबसे अच्छी बात है कि इनकी एक तो ऑर्डर बुक की पाइपलाइन बहुत स्ट्रांग है, दूसरी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है, और मैनेजमेंट पेडिग्री बहुत अच्छी है, सारे पायदान पे बहुत खरी उतरती है। तो कमेंस के साथ जाना चाहूँगा। मुझे लगता है कि छोटी अवधि में 1350 के टारगेट रखे जा सकते हैं, बट बड़ी अवधि से मेरा मतलब है 2 से 3 क्वार्टर में करीब 1500 के टारगेट के साथ यहाँ खरीदारी करनी चाहिए। अच्छा, दोनों कॉल की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक कॉल में ही आ गया वो रेट, जो आपका 9513 का मारुति का रेट। सैटिन क्रेडिट करके नंबर काफ़ी अच्छे लग रहे थे प्राइमा फेस ही। सिर्फ पहला नंबर मैंने सिर्फ एक नेट प्रॉफिट का नंबर देखा था, वो नंबर काफ़ी अच्छा लग रहा था, और स्टॉक का एक बार जरा लेकर आइए, 7% ऊपर है सैटिन क्रेडिट केयर का स्टॉक। एनबीएफसी स्पेस में, माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ये स्टॉक काम करता है, और ये देखिए 7.5-8% का मूव इस समय स्टॉक में। तगड़ा गेन देखने को मिल रहा है स्टॉक में, लेकिन ऑफ कोर्स आज का स्टार ऑफ द डे मारुति ही है अनडाउटेडली। 9500 के ऊपर 9515 तक के लेवल्स इसने दिखाए हैं, और ये दरअसल
52 हफ्तों की हर ऊंचाई को लांघता हुआ दिखाई दिया है। तो ये स्टॉक ऑफ द मोमेंट। समित, आपका ट्रेड अगले हफ्ते के लिए? कोइंसिडेंटली कमेंस था बट ऑलरेडी वो कवर हुआ है, तो मैं यहाँ पे अशोक लेलैंड के साथ जाना चाहूंगा। काफी एक अच्छा टाइम वाइज एज वेल एज प्राइस करेक्शन रिसेंटली ये स्टॉक में हुआ है। 3 दिनों से अच्छा सपोर्ट लेके अभी कहीं ना कहीं स्टॉक ऊपर की तरफ मूव करने के अटेम्प्ट कर रहा है। तो अशोक लेलैंड हमें अच्छा लग रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। 147 का स्टॉप लॉस होगा और 155 का टारगेट रहेगा। 155 के लिए एक अपॉर्चुनिटी अशोक लेलैंड में भी। इनफैक्ट मारुति के नंबर्स के बाद बाकी की जो ऑटो कंपनियां हैं ना, उनमें भी थोड़ा बहुत दम आया है। आप देखिएगा, अशोक लेलैंड का जिक्र अभी अभी हुआ, करीब 1% की बढ़त दिखा रहा है। आयशर मोटर्स में हमने देखा है मोमेंटम देखने को मिला है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे ट्रेड्स भी हैं जिसमें रफ्तार बनती हुई, और टाटा मोटर्स एक स्टॉक था जिस पर हमारे जानकारों ने भी राय दी। टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स के डीवीआर दोनों में अच्छी खासी तेजी की पोजीशंस बनती हुई, 0.5% ऊपर इनफैक्ट टाटा मोटर्स इस समय ट्रेड में। वीरू जी अच्छा समित, एक स्टॉक देखिएगा, आई मीन अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे 17,800 को फिर अगर रीगेन करके ले जा रहे हैं, और आई थिंक अगर आप कुछ पिलर्स को देखें जिनके सहारे निफ्टी ये लेवल्स को रीगेन कर रहा है, उसमें नो डाउट रिलायंस, आई मीन दैट होल सब्सटेंशियल पार्ट इन इंडेक्स, देन मारुति आप ले लीजिए, फिर आप लेके आइए जरा HDFC को एक बार। 2401 ऑल दो हायर शैडो काफी वाइल्ड है, बट स्टिल मेरे को इसका आज का लो बड़ा मीनिंगफुल लग रहा है। लो जहां पर आपका 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और आप 2402 यानी इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के एक बड़े कॉल राइटर के जोन के ऊपर क्लोज हो रहे हैं। समित, आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे? आई मीन आज के लिए भी, मतलब अब तो इनफैक्ट अगर लेना हो तो बात दूसरी है, या फिर पूरे इस नेक्स्ट वीक के लिए 2402 की क्लोजिंग के मायने क्या है HDFC पर? देखिए प्रॉमिसिंग है, क्योंकि वीकली चार्ट पे देखे तो लगभग 6 वीक के बाद ये 2400 का क्लोजिंग बेसिस पे व्यू जो लेवल है वो रिक्लेम कर रहा है। ये पॉजिटिव साइन है। डेली चार्ट आज एनकरेजिंग लग रहा है, बट क्योंकि ये स्टॉक रिसेंटली थोड़ा डिसेप्टिव रहा है, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, तो इसके लिए फॉलोअप के लिए वेट करेंगे। तो 2415 के ऊपर अगर ये मंडे को नेक्स्ट वीक फर्स्ट हाफ रहता है, तो वो कहीं ना कहीं एक कंफर्मेशन के लिए यहाँ पे एक्ट होगा, और फिर ये स्टॉक 2480 तक मूव कर सकता है। चलिए एक बार वापस रिलायंस ले आते हैं इंट्राडे। रिलायंस ने आज एक जो बिहेवियर दिखाया है, शुरू में काफ़ी अच्छी बैटिंग की, फिर मिडिल ओवर्स में थोड़ा कंसोलिडेशन और वापस स्लॉग ओवर्स में हिटिंग, और इस समय अभी 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस करता हुआ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर जाकर और फ्रेश इंट्राडे हाई। और यही रीज़न है कि निफ्टी अब जो है कंफर्टेबली ग्रीन में आ गया। 51 पॉइंट ग्रीन में, अभी भी हाईज और डे लो जो है इंट्राडे उसके बीच में निफ्टी, लेकिन अच्छा खासा मूव आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक बार TCS का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए। TCS में भी इस समय आप नीचे के लेवल से अच्छा खासा एक घुमाव देखेंगे। टाइटन की बात हो रही थी पहले भी, टाइटन ज़बरदस्त मूव दिखा रहा है, वहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी है, इनफैक्ट 52 वीक हाई के काफ़ी करीब है। कोल इंडिया इस साल का स्टॉक ऑफ द ईयर कोल इंडिया ही रहा है एक्चुअली। 67% का मूव इसने दिखाया है, तो ये भी अच्छा मूव दिखा रहा है। एक्चुअली राजेश जी, मुझे आपसे जानना था कि कोल इंडिया में ये जो री रेटिंग इस साल दिखी है, इसका रीज़न क्या है? मतलब वेरी क्वाइटली अदानी की एंट्री से पहले कोल इंडिया ही था जो निफ्टी का टॉप गेनर था, तो ये क्या रीज़न है कि इस तरीके का मूव देख रहे हैं हम यहाँ पर? देखिए, एक तो दुनिया भर में जो कोयले की शॉर्टेज हुई रशिया यूक्रेन के युद्ध के बाद, तो उसका एक प्रभाव पड़ा। दूसरे रिलायेशन बढ़ते हुए नजर आए। तीसरे जो इलेक्ट्रॉनिक टेंडरिंग सिस्टम हुई उसके कारण से प्रभाव बढ़ा। और ये बात तो अपनी जगह हकीकत है कि जितने रिजर्व्स कोल इंडिया के पास है वो उतने तो मेरे ख्याल से शायद ही किसी कंपनी के पास हो। तो वैल्यूएशंस तो ऑलवेज सस्ते थे, जब सिर्फ इस वजह से इसे ये वैल्यूएशन नहीं मिल रहे थे क्योंकि सरकारी कंपनी थी, और अक्सर हमने देखा है सरकारी कंपनी के वैल्यूएशन 2, 3, 4 के पी पे ट्रेड करते हुए। इस वक्त ये जो कोयले की शॉर्टेज है उसका फायदा इन्हें बिल्कुल मिलता हुआ नजर आ रहा है। पावर क्षेत्र से कोयले की डिमांड बढ़ी हुई नजर आ रही है। इस सब फैक्टर्स की वजह से मुझे लगता है कि ये जो बढ़त बनी हुई है ये आने वाले दिनों में थोड़ी बरकरार रह सकती है। कोल इंडिया एक आउट परफॉर्मर और ये बढ़त का सिलसिला जारी रहेगा 1.5% ऊपर। इस बीच बंधन बैंक और यहाँ पर एक निराशाजनक प्रदर्शन देखने को मिला है। कंपनी ने अपना मुनाफा जो पोस्ट किया वो करीब 210-209 करोड़ के आसपास आया है। अनुमान था 750 करोड़ के मुनाफे का। तो प्रॉफिट दिखाया जरूर है, लेकिन प्रॉफिट उतना ज्यादा नहीं बढ़ा है जितनी अपेक्षा थी। 209 करोड़ का ही
मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है। एक्सपेक्टेशन तो काफी बढ़ चढ़ कर मार्केट ने ली थी, 750 करोड़। उसका एक रीज़न है मेरे ख्याल से, शायद आप डेटा में देखेंगे प्रोविजनिंग काफ़ी बढ़ाई है इन्होंने। वो मेरे ख्याल से जल्दी ऑफिशियल हो जानी चाहिए न्यूज़, क्योंकि सुबह मेरी बात हो रही थी एक मार्केट में कि शायद बंधन के नंबर्स थोड़े वीक आए, क्योंकि वो प्रोविजनिंग जो उनको असम गवर्नमेंट से जो सपोर्ट मिलना था शायद वो मिला नहीं है। हाँ। और इसके कारण उनको शायद प्रोविजनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ी, और शायद इसके लिए ये एक रीज़न है। हर्षिता, बंधन का स्टॉक का बिहेवियर मैंने देखा है पिछले कुछ 12-13 महीने में, ये हर बार करीब 240-250 पर जाकर बॉटम आउट हो जाता है और करीब करीब 320-330 के करीब जाकर इसमें पीक बनता है। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल भी आज होगी और देखते हैं उसमें क्या क्या कहते हैं मैनेजमेंट। पिछले 3 क्वार्टर से मैनेजमेंट ने हर कॉन्फ्रेंस में कॉल में कहा है कि वर्स्ट इज़ ओवर, तो वो शायद एक्सपेक्टेशन है कि इस बार भी यही बोलेंगे कि वर्स्ट इज़ ओवर। लेकिन ये प्रोविजनिंग का डेटा शायद अभी तक आया नहीं है, मेरे ख्याल से प्रोविजनिंग काफ़ी की है इन्होंने। ये एक फैक्टर है, हो सकता है कि जिसकी वजह से नंबर जो हैं वो इतने आपको ख़राब लग रहे हैं कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन। लेकिन ये चार्ट देखिए, 3 बार पिछले 1 साल में आप देखेंगे 3 बार यहाँ से घुमा ये स्टॉक 250-260 के करीब। प्रकाश जी, चार्टिकली एक बार जरा बंधन बैंक देखिए। प्रकाश, बंधन बैंक का जो चार्ट है उसके हिसाब से लगता है कि ये साइडवेज जोन है। बंधन बैंक स्ट्रेंथ नहीं है, अगर किसी को बेचना है तो बेच जरूर सकते हैं। स्टॉप होगा 268 के ऊपर, बहुत टाइट है। पॉसिबल है कि लोअर लेवल के 260 के देखने में दें। एक्चुअली रेंज बाउंड है, ट्रेड बनता नहीं है, बनता है तो सिर्फ शॉर्ट साइड बनता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी करीब करीब 7% है और एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है। एसेट क्वालिटी अभी फ्लैश हो रही थी नंबर्स। NII करीब 2193 करोड़ के करीब है, तो वो सारा का सारा नंबर मेरे ख्याल से आप एक बार जरा प्रोविजनिंग का नंबर आने दीजिए, उसके बाद मेरे ख्याल से मार्केट थोड़ा सा क्वालिटी में अनुज बहुत माइल्ड सुधार है। 7.25% से 7.19% के आसपास ये आंकड़ा आया है। प्रोविजनिंग 5,613 करोड़ से घटकर 1,280 करोड़ की है। तो ये फिलहाल एक अपडेट है, ये वो डेटा निकालना पड़ेगा। लेकिन NIMs स्टेबल रहे हैं 7% के आसपास वर्सेस लास्ट क्वार्टर जो 8% के करीब थे। स्टॉक हालांकि थोड़ा सा स्लिप होता हुआ इस समय। अजंता फार्मा एक ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यहाँ पर अचानक तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और वॉल्यूम एक्शन देखिए, करीब 9.5 गुना के वॉल्यूम्स के साथ दरअसल स्टॉक में स्पाइक देखने को मिला है। सुबह में डर लोगों के बीच यही था कि जो ग्लैंड फार्मा का हाल कल हुआ, क्या अजंता और बाकी मिड कैप कंपनियों का भी होता हुआ दिखाई देगा। आपको याद होगा ग्लैंड के नंबर्स के बाद स्टॉक की खूब धुलाई हुई, आज भी थोड़ा सा नरम पड़ रहा था। ये काउंटर 1328 के लेवल्स पर कुछ बड़ा पिकअप देखने को मिला है। मानस, इस पर नजर गई है क्या? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना होगा तब तो बिल्कुल, क्योंकि एक रेंज ब्रेकआउट है और इस ब्रेकआउट के बाद आपको 1360 1370 तक किस तरह देखने को मिल सकते हैं। तो केवल एक ट्रेडिंग बेट लेना चाहिए जहां आपके स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस 1290 के नीचे रहेंगे, टारगेट 1380 के आसपास के रहेंगे, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लेने की सलाह रहेगी। ओके, अजंता फार्मा आपकी स्क्रीन पे। इस बीच याद रखिएगा मारुति जो OI अपने साथ लेके जा रहा है सेशन के मतलब सीरीज के पहले दिन विद स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स 13.9, इसी स्पेस में बॉश 14.1, टाटा मोटर्स 5% और M&M करीब करीब 3.1% और करीब करीब 1.6% के इजाफे के साथ। राजेश अग्रवाल जी, M&M में एक बार फिर से आज मूव आया है और बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया है और ये मूव शुरू हुआ था मेरे ख्याल से 21 अक्टूबर को। अच्छा, अब इसके नंबर्स और हमें इस क्वार्टर में नहीं भूलना चाहिए। इस क्वार्टर में एग्जैक्टली अगर आप देखें, एक तो इस मंथली सेल्स में और क्वार्टरली नंबर्स में 2 चीज़ विजिबल होंगे और वो होगा स्कॉर्पियो N, जो कि आई थिंक इनका सबसे बड़ा, अगर आप देखें XUV 700 के बाद जोर शोर से उतारा गया प्रोडक्ट था, जिसको हाथों हाथ अगर आप देखें लिया भी गया। आप आज के मारुति के इस शो को देखने के बाद क्या M&M पे दाव लगाना चाहेंगे 1311 पर? जी बिल्कुल लगाना चाहेंगे, क्योंकि एक ऐसा ऑटो प्ले है जो कि न केवल अर्बन बल्कि रूरल भी है। पैसेंजर व्हीकल्स में है, ट्रैक्टर में है, SUV अच्छी तरीक़े से ली गई है। नंबर्स पिछली तिमाही के अगर आप देखें तो बहुत अच्छे आए थे और महीने दर महीने जो नंबर आए हैं ऑटो के आंकड़े, खास करके महिंद्रा के, वो ठीक ठाक आए हैं। ऐसे कोई डिसअपॉइंटिंग नंबर नहीं थे, बल्कि बेहतर थे मैं तो ये कहूँगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर बिल्कुल एक पोजीशन बनानी चाहिए। ओके, एक 2 स्टॉक की बात कर लेते हैं। एक तो NMDC इन टर्म्स ऑफ ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा बिल्डअप एब्सोल्यूट नंबर में आज इसी में हुआ है और करीब करीब 37% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप
NMDC में करीब 4% का इस समय डिक्लाइन चल रहा है। तो ये बड़ा मूव है एक्चुअली NMDC में। और एक और स्टॉक जिसकी हम नॉर्मली बात नहीं करते हैं, हनीवेल, पिछली एक्सपायरी थोड़ी वीक थी इसकी, लेकिन यहाँ आप एक तेज़ी देख रहे हैं। राजेश, दोनों में से किसी स्टॉक पर आपका कोई व्यू, NMDC या हनीवेल? सर NMDC में तो मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। जो डीमर्जर की कहानी लेकर के ये अक्सर मूवमेंट में रहता था वो ऑलरेडी हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा कोई इसमें प्रभाव पड़ने वाला है। बल्कि अगर आप देखोगे तो हनीवेल ऑटोमेशन जो है वो बैलेंस शीट के लिहाज से कह लीजिए या परफॉर्मेंस के लिहाज से कह लीजिए, सारे लिहाज से बहुत बेहतर पड़ता है, वहाँ पे लॉन्ग रहा जा सकता है। एक बार जरा मार्केट को वापस देख लेते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी ने जो आज इंट्राडे में रिवर्सल दिया है, जो इस समय लो से रिकवर हो रहा है, ये थोड़ा इनकरेजिंग है क्योंकि 40,500 से थोड़ा पहले ही घूम गया है ये। तो आज का लो काफ़ी सैक्रोसैंक्ट है और निफ्टी तो इनफैक्ट आप अगर देखें तो क्लोजर टू हाइज बंद हो रहा है देन क्लोजर टू लोज। एक अच्छी खासी शॉर्ट ट्रेड दी निफ्टी ने आज सुबह, रेड में आया, लेकिन उसके बाद ये वापस, ये ऑलमोस्ट कल जैसा मूव है। कल भी 3 बजे के बाद ऐसा ही मूव आया था निफ्टी में। तो 3 से 3.5 के बीच में नॉर्मली ये हर्षिता, मेरा जो एक सिंपल लॉजिक है, ये एक मार्केट अपने आप को रोज प्रिपेयर करता है गैप अप के लिए। हाँ। कि अगले दिन गैप अप मिलेगा तो उसके लिए आप उसको लेकर जाइए, क्योंकि गैप अप मिलेगा तो उसमें लोग निकल जाएंगे, जैसा कि आज भी हुआ। तो ऑलमोस्ट रिंस एंड रिपीट रोज ये हो रहा है, गैप अप, उसके बाद इंट्राडे में डिक्लाइन और उसके बाद 3 से 3.5 बजे फिर रैली। तो ये एक मार्केट का एक टेम्पलेट बन गया, किसी दिन तो टूटेगा ये टेम्पलेट। अच्छा, एक और रीज़न होता है, लोग लास्ट के आधे घंटे में इस मार्केट में बाय करने से डरते नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर गैप डाउन भी मिला तो भी बाइंग आ जाएगी। तो इसके लिए उनके लेवल पे कोई बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी मार्केट नहीं है जिसमें कल सुबह 200 पॉइंट गैप डाउन हो जाएगा किसी भी कारण से, क्योंकि इतना सब कुछ झेलने के बाद भी मार्केट में गैप डाउन्स नहीं हो रहे हैं, और हो भी रहे हैं तो बहुत माइल्ड होते हैं। तो इसके लिए भी 3 से 3.5 के बीच में शायद ट्रेडर्स लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, और शायद यही आप आज भी देख रहे हैं। तो एक जो मार्केट का पैटर्न है उसमें यही है कि लॉन्ग पोजीशन लेके जाइए, अगले दिन के गैप अप में निकल जाइए। जी हाँ, तो यही तैयारी होती हुई फिलहाल हम फिर 17,800 के काफी करीब, सिर्फ 5 पॉइंट दूर उस लेवल से, याद रखिएगा 17,830 दरअसल आज का हाई था, तो उसकी तरफ बढ़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। लो से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर 41,016 के स्तरों पर, हालांकि 41,482 तक का हाई हमने छुआ था सुबह में, दूरी है, लेकिन 41,000 के आसपास ही टिकने में हम कामयाब रहे हैं। आज के कुछ ऐसे स्टॉक स्क्रीन पर भी रख देते हैं जहां पर अच्छी खासी तेजी या फिर मंदी की पोजीशंस लोग अगले हफ्ते के लिए कैरी कर रहे हैं। एक तो मारुति है, अनडाउटेडली जिस तरह के मूव्स देखने को मिले हैं, वो ऑप्शंस का डेटा लेकर आइएगा प्लीज डायरेक्टर साहब, जहां पर साफ दिखाई देता है कि कहां पर लॉन्ग पोजीशंस लोग कैरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 95.31 जब लास्ट हमने इस पर नजर डाली थी, 95.15 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, लेकिन क्लियरली ये एक विनिंग ट्रेड आज का साबित होता हुआ। अपेक्षा नहीं थी ये स्टॉक इतना भागेगा, इतना फट जाएगा उन नंबर्स के बाद, लेकिन खूब चला। 95.33, 37 तक के लेवल्स इस समय, 95.40 की तैयारी यहां पर होती हुई। इनफैक्ट फ्यूचर्स में तो ये 9566 तक के लेवल्स भी दिखा रहा है। तो तगड़ा मूव देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर ट्रेड की तरफ से। इसके अलावा आप डेटा दिखाएंगे क्या डायरेक्टर साहब, बताइए, वरना हम ठीक है तो लेकर आइए वो स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग की पोजीशंस दरअसल ऐड होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि मारुति जैसे ट्रेड्स, रिलायंस जैसे ट्रेड्स हैं जहां पर हमने देखा है जमकर खरीदारी हुई आज के दिन। अपोलो हॉस्पिटल्स वैसे भी फ्लेवर में आता हुआ दिखाई दिया है आज के सत्र में, और अपोलो नारायणा को खींचने के पीछे एक और वजह हो सकती है कि मेदांता का दरअसल IPO अगले हफ्ते मार्केट में आता हुआ दिखाई देगा, तो उसका भी कुछ एक इफेक्ट है। तो मारुति 5% तक का लॉन्ग बिल्डअप, हनीवेल 3-3.5% का लॉन्ग बिल्डअप, कमिंस, सिंजीन, पेट्रोनेट, LNG, सभी स्टॉक्स की चर्चा हम आज आखिरी 1.5 घंटे में कर रहे थे। इन सब में मोमेंटम है, और शॉर्ट कवरिंग के कैंडिडेट्स देखिए यहाँ पर, REC, मैक्स फाइनेंशियल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज ऑटो और बजाज फिनसर्व जैसे स्टॉक साबित हुए हैं। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जहां पर अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। कुछ शॉर्ट के ट्रेड्स ऑफ कोर्स SBI कार्ड में, बलरामपुर चीनी में सेल, टाटा केमिकल्स में आज
खबरों के लिहाज से बनते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए स्थिति मार्केट की बंद होने से ठीक पहले। आखिरी 2 मिनट बचे हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि डाउ फ्यूचर्स क्या दिखा रहा है, 80 पॉइंट की गिरावट। नैस्डैक फ्यूचर्स के लिए एक और कठोर दिन साबित होता हुआ दिखाई दे सकता है। नैस्डैक फ्यूचर करीब 150 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे हैं। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए क्लोजिंग की पूरी तस्वीर, जहां पर 17,794 के आसपास इस समय आपको निफ्टी दिखाई देगा। करीब डे हाई से हम लगभग 40 पॉइंट दूरी पर टिकते हुए दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी बैंक का हाल आप देखेंगे, यहाँ पर डे लो से रिकवरी जरूर देखने को मिली, लेकिन तभी भी करीब 250 पॉइंट की ही गिरावट यहाँ पर रह गई है। निफ्टी आईटी ने ज्यादा कुछ किया नहीं। निफ्टी आईटी करीब 250 पॉइंट नीचे, यहाँ पर प्रेशर पूरे दिन था। आखिरी आधे घंटे में हल्की सी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही थी, कुछ पोजीशंस आई, लेकिन आज जो एक सेक्टर चला है वो मारुति के बल पर निफ्टी का ऑटो इंडेक्स चला है। तो वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर बहुत ही तगड़ी चाल देखिए, 236 पॉइंट का इजाफा। और इसमें जो स्टार परफॉर्मर है, जो हीरो है आज के ट्रेड का, वो मारुति है। स्क्रीन पर लेकर आएंगे उस स्टॉक की चाल, जहां पर आज हमने देखा एक एक करके स्टॉक इनफैक्ट 9200 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, निकला था जब नंबर्स आए, और जो क्लोज हो रहा है वो 9538 के लेवल्स पर। तो 500 रुपए की बढ़त एक ही सत्र में मारुति ने आज डिलीवर करके दी है। इसके पीछे हमने देखा टाटा मोटर्स, M&M जैसे काउंटर्स भी चलते हुए दिखाई दिए हैं। एक और स्टॉक आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जहां पर हमने देखा एक बहुत तगड़ा ट्रेंड देखने को मिला तेजी की तरफ। वो दरअसल आज जाते जाते पेट्रोनेट LNG का काउंटर था, जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, तेजी में है ये काउंटर। सिंजीन जैसे स्टॉक्स हमने देखा एक अच्छी खासी रफ्तार दिखाते हुए नजर आए हैं वायदे बाजार की तरफ। और साथ ही साथ हम देख रहे थे कि ऑफ कोर्स कई ऐसे दिग्गज कैंडिडेट्स जिन्होंने मार्केट को आज संभालने की कोशिश की है। रिलायंस इंडस्ट्रीज उसमें भी शामिल है। हीट मैप आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, जो आपको क्लियर कट दिखाएगा इंडिकेशन कि तेजी किन किन स्टॉक्स की तरफ से हुई। तो मारुति, RIL, अपोलो हॉस्पिटल, NTPC, हीरो जैसे काउंटर्स आउट परफॉर्म करते हुए। टाइटन, L&T नतीजे अगले हफ्ते आएंगे, इसके पहले स्टॉक आधा % ऊपर। HDFC का साथ रहा है, कोटक का साथ रहा है, वरना अगर आप ध्यान दें तो SBI, ICICI बैंक, एक्सिस, इन कुछ स्टॉक्स में हल्की हल्की मुनाफा वसूली आज के दिन बनती हुई दिखाई दी, और स्टील कंपनियों में मुनाफा वसूली हावी देखने को मिली। तो ये है फिलहाल आज की क्लोज 17,796 पर क्लियरली 60 पॉइंट ऊपर जाकर इंडेक्स टिकता हुआ। लेंगे एक ब्रेक, आगे जायजा लेंगे खिलाड़ी नंबर 1 के विजेताओं का। आप बने रहे CNBC आवाज के साथ।